दिवाली के शुभ मौके पर मेरा पति शगुन के नाम पर सब रिश्तेदारों के सामने अपनी सगी माँ को 1 लाख रुपए देता है ताकि वो अपना रुतबा दिखा सके। और मेरी माँ यानी अपनी सास को सिर्फ 501 रुपए ये कहकर पकड़ाता है कि आपकी हैसियत यही है। पर मेरी माँ ने उस पर गुस्सा करने की जगह मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही कि मेरे पति के पसीने छूट गए। और फिर उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए वहीं लोगों के सामने मेरी माँ के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाना पड़ा। हम सभी लोग शहर से हमारे पैतृक गांव में, जो कि मेरा ससुराल था, वहां दिवाली का त्योहार मनाने के लिए पहुंचे थे। मेरे सास ससुर का वो बड़ा सा पुश्तैनी घर आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल से भरा हुआ था। पूरा परिवार, चाचा, ताऊ, बुआ और उनके बच्चे दिवाली के इस खास मौके पर इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। बर्तनों की खनक और देसी घी में बनी मिठाइयों की खुशबू के साथ अगरबत्ती का धुआं एक बहुत ही खुशनुमा माहौल बना रहा था। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मेरा नाम पंछी है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर के पद पर काम करती हूँ। मेरे पति विक्रम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर हैं। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मेरी माँ सरला शहर के एक बहुत पुराने और जाने माने कॉलेज में गणित की प्रोफेसर रह चुकी थी और अब रिटायर हो चुकी हैं। वो बहुत ही शांत, सुलझी हुई लेकिन बेहद तेज दिमाग वाली महिला हैं। पिताजी के जल्दी गुजर जाने के बाद मुझे अपनी माँ को त्योहारों पर घर में अकेला छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने विक्रम से बहुत बहस करने के बाद उन्हें मना लिया था कि इस बार माँ हमारे साथ ससुराल में दिवाली मनाएंगी। विक्रम पहले तो बहुत चिढ़ा हुआ था, लेकिन मेरी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उस दिन ड्राइंग रूम में सोफे के बीचों बीच बैठकर विक्रम ने किसी महंगे ब्रांड का कुर्ता पहना हुआ था। बालों में खूब सारा जेल लगाकर वो लगातार अपने चाचा और ताऊ जी के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरी सास उर्मिला जी बिल्कुल बीच में बैठी थी। उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था और वो लगातार अपने बेटे की प्लेट में मिठाइयाँ रख रही थी। वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटती रहती थी कि उनका बेटा मुंबई में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सारे रिश्तेदार भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। जगदीश चाचा कह रहे थे कि विक्रम तो किसी दिन करोड़पति बन जाएगा, तो मंजू चाची उसकी कमाई की तारीफों के पुल बांध रही थी। इन सबके बीच मैं और मेरी माँ एक कोने में चुपचाप बैठे थे। हम उस भीड़ में बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे थे जो उस झूठे और दिखावटी इंसान की जय जयकार कर रही थी। मैंने अपनी चाय का कप उठाया और माँ की तरफ देखा। माँ अभी भी अपनी उसी शांत मुद्रा में थी, धीरे धीरे अपना नाश्ता कर रही थी और कोई कुछ पूछता तो बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दे रही थी। माँ की ये शांति मुझे अंदर ही अंदर और दुखी कर रही थी। असल में मेरी नौकरी और मेरी तनख्वाह के हिसाब से मैं ही इस घर की मुख्य आर्थिक स्तंभ थी, लेकिन अपने पति की इज्जत बनाए रखने के लिए मैं हमेशा पीछे रहती थी ताकि विक्रम समाज में अपना रुतबा दिखा सके। गांव आने से पहले मैंने शगुन के 2 लिफाफे तैयार किए थे। मैंने विक्रम को अपनी दिवाली बोनस की रकम दी थी और साफ साफ कहा था कि वो बैंक से नए नोट निकालकर दोनों लिफाफों में 50-50 हजार रखे ताकि दोनों माओं को बराबर शगुन मिल सके। मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया था कि सबके सामने वो हम दोनों की तरफ से दोनों को शगुन देगा तो दोनों परिवारों की इज्जत बनी रहेगी, क्योंकि ये उस घर की परंपरा थी। विक्रम ने उस वक्त अपना सीना ठोक कर कहा था कि मैं चिंता ना करूं, वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगा। जब महफिल थोड़ी शांत हुई और सब लोग चाय पीते हुए गपशप कर रहे थे, तब जगदीश चाचा ने जोर से कहा कि अब समय आ गया है कि बच्चे बड़ों को सगुन दे। विक्रम तुरंत अपनी जगह से उठा, अपना कॉलर ठीक किया और किसी बड़े महाराजा की तरह कमरे के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बहुत ही मोटा लिफाफा निकाला। विक्रम ने वहां बैठे दर्जनों लोगों की आंखों में आंखें डालते हुए बड़ी ही शान से घोषणा की कि इस साल उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला है, उसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इसीलिए वो अपनी माँ को एक अच्छी खासी रकम शगुन में देना चाहता है। इतना कहते ही उसने उर्मिला जी के हाथों में पूरे 1 लाख की गड्डी रख दी। पूरे कमरे में जैसे तालियों की गूंज उठ गई। सब लोग हैरान रह गए। चाचियां और मामियां तो आंखें फाड़ फाड़ कर उन कड़कड़ाते हुए नए नोटों को देखने लगी।
उर्मिला जी यानी मेरी सास खुशी से फूली ही नहीं समा रही थी। वो लगातार अपने बेटे को होनहार और आज्ञाकारी बता रही थी। उन्होंने मेरी माँ की तरफ एक बहुत ही घमंडी और तिरछी नजर से देखा। मैं अपनी जगह पर जैसे पत्थर की बन गई थी। मेरे दिल की धड़कन गुस्से और बेचैनी से तेज हो गई थी। मैंने विक्रम से साफ कहा था कि दोनों लिफाफों में 50-50 हजार रखने हैं, तो फिर उसने अपनी मर्जी से सारे पैसे एक ही लिफाफे में क्यों डाल दिए? और मेरी माँ का हिस्सा कहाँ है? मैंने विक्रम की तरफ देखा ताकि वो कुछ समझा सके, लेकिन वो मेरी नजरों से बच रहा था और अपने चचेरे भाइयों के साथ शहर के किसी झूठे प्रोजेक्ट की बातें करने लगा। मैंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में चुभने लगे। अपनी माँ के सामने इतना बड़ा दिखावा करने के बाद विक्रम को जैसे अचानक याद आया कि उसकी सास भी वहां बैठी हैं। वो बच्चों को 500-500 रुपए बांटता हुआ धीरे से मेरी माँ के पास आया। उसने बड़ी ही झिझक के साथ अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा सा बहुत ही पतला लिफाफा निकाला और किसी चोर की तरह जल्दी से मेरी माँ के हाथ में थमा दिया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में हैप्पी दिवाली कहा और वहां से मुड़ने लगा। मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए वो लिफाफा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। वो लिफाफा अपने पर्स में रखने ही वाली थी कि अचानक मेरी सास उर्मिला जी वहां आ धमकी। दूसरों को नीचा दिखाने की अपनी पुरानी आदत के कारण उन्होंने मेरी माँ के हाथ से वो लिफाफा छीन लिया और जोर से हंसते हुए बोली, जरा देखे तो सही, आपके अमीर दामाद ने अपनी सास को क्या दिया है। यकीनन ये भी कोई बहुत बड़ी रकम होगी। उनकी इस बदतमीजी से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं। उर्मिला जी ने बिना किसी शर्म के लिफाफा फाड़ा और अपनी उंगलियां अंदर डालकर पैसे निकाले। उसमें सिर्फ एक 500 का नोट निकला। पूरे कमरे का माहौल अचानक से बहुत अजीब सा हो गया। उर्मिला जी के हाथ में 1 लाख रुपए की गड्डी और मेरी माँ सरला के हाथ में वो 500 रुपए का नोट एक ऐसा क्रूर सच दिखा रहे थे जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। सास ने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि सब सुन सकें कि बेटियां तो शादी के बाद ससुराल की ही हो जाती हैं। बेटे की कमाई पर तो उसके अपने परिवार का ही हक होता है। मायके वालों को दामाद की कमाई पर ज्यादा नजर नहीं रखनी चाहिए। रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। मंजू चाची ने मुंह बनाते हुए कहा कि बहू तो बस नाम की ही इतनी बड़ी डायरेक्टर है। उसने तो सारा बोझ बेचारे विक्रम पर ही डाल रखा है। गांव आई है तो मायके से कुछ खास लेकर नहीं आई, बस पति के पैसों पर ऐश कर रही है। जगदीश चाचा भी हंसते हुए बोले कि विक्रम को पता है कि ससुराल वालों को कितनी अहमियत देनी है। उसने ससुराल वालों को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। ये सारे ताने मेरे कानों में शीशे की तरह चुभ रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो जो 1 लाख रुपए विक्रम ने दिए हैं वो मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई है। विक्रम ने ना सिर्फ मेरे पैसों पर अपना हक जताया बल्कि मेरे पूरे ससुराल के सामने मेरी माँ का भयंकर अपमान किया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे कान सुन्न हो गए और मुझे लगा कि मेरे चेहरे से खून उबल रहा है। मैं अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि मैं जाकर सास के हाथ से वो पैसे छीन लूं और विक्रम का असली चेहरा सबके सामने ला दूं। मैं चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि इस घर का असली खर्च कौन उठाता है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी एक बहुत ही मजबूत और गर्म हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे बहुत ही सख्ती से वापस सोफे पर बिठा दिया। मैंने माँ की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना अपमान, ना गुस्सा और ना ही कोई दुख। एक गणित की अनुभवी शिक्षिका की वो तेज आंखें अपने चश्मे के पीछे से बहुत ही ठंडी और गणनात्मक लग रही थीं। उन्होंने मेरे हाथ पर थपकी दी और अपनी आंखों से मुझे चुपचाप तमाशा देखने का इशारा किया। माँ की इस अजीब सी शांति ने मुझे अंदर तक हैरान कर दिया। मैंने गहरी सांस ली और अपने अंदर उठ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश की। कमरे में अभी भी रिश्तेदारों की वो चुभने वाली हंसी गूंज रही थी। तभी मेरी माँ धीरे से अपनी जगह से उठी। उनके खड़े होने के अंदाज में एक ऐसा रुतबा था जो सालों तक हजारों बच्चों को संभालने वाले शिक्षक में होता है। उन्होंने बहुत ही सौम्य तरीके से मुस्कुराते हुए उन सभी चेहरों की तरफ देखा जो अभी हमारी हंसी उड़ा रहे थे, और फिर उनकी नजर विक्रम पर जाकर टिक गई।
अपनी बहुत ही स्पष्ट और मधुर आवाज में मेरी माँ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज दिवाली के इस पवित्र दिन पर दोनों परिवारों को यूं साथ देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। खासकर विक्रम को इतना बड़ा आदमी बनते देखकर, जो अपनी माँ को इतनी बड़ी रकम शगुन में दे सकता है, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। माँ ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा कि विक्रम इस परिवार का गौरव है और बाकी बच्चों को उससे सीखना चाहिए। अपनी सास से इतनी तारीफ सुनकर विक्रम का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। वो अपने बाल खुजाते हुए बहुत ही घमंड से मुस्कुराने लगा। सास भी बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा कि मेरी माँ उनसे दब गई हैं और शायद कुछ मांगने के लिए मक्खन लगा रही हैं। सारे रिश्तेदार भी माँ की बात पर सिर हिलाने लगे। अपने दामाद को 7वें आसमान पर चढ़ाने के बाद मेरी माँ धीरे से बीच में रखी मेज के पास गई। उन्होंने बहुत ही आराम से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, पानी का एक घूंट पिया और फिर बड़ी ही चालाकी से विषय बदल दिया। माँ ने कहा कि अब जब विक्रम इतना सफल हो गया है और उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी माँ को 1 लाख रुपए यूं ही दे सकता है, तो एक सास होने के नाते मुझे भी बहुत तसल्ली हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबसे सही समय है कि हम दोनों के बीच का एक छोटा सा पुराना हिसाब किताब भी कर लें। पूरे कमरे में अचानक जैसे सांप सूंघ गया। विक्रम अपनी आंखें सिकोड़कर नासमझी से देखने लगा। मेरी माँ के होठों पर अभी भी वही मुस्कान थी। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि विक्रम, क्या तुम्हें याद है आज से ठीक 6 महीने पहले तुम मेरे घर आए थे। तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर रो रहे थे कि तुम्हें अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी गाड़ी चाहिए ताकि तुम्हारा रुतबा दिखे। तुमने मुझसे गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए 15 लाख रुपए उधार मांगे थे, लेकिन गाड़ी तो तुम्हारे नाम पर कभी आई ही नहीं और तुम आज भी पंछी के नाम पर ही ली गई गाड़ी ही चलाते हो। माँ ने आगे कहा कि उस वक्त तुम्हारा रोना देखकर मैंने अपनी जिंदगी भर की पेंशन की कमाई की एफडी तुड़वाकर तुम्हें वो 15 लाख बिना किसी ब्याज के दे दिए थे। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आसपास बैठे रिश्तेदार अब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कानाफूसी फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार उस कानाफूसी में विक्रम के लिए शक था। सास तो जैसे पत्थर की मूर्त ही बन गई। उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। विक्रम कुछ बोल पाता उससे पहले ही माँ ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार किया। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुराने कर्ज को नए साल या किसी बड़े त्योहार के बाद तक नहीं खींचना चाहिए, इससे बरकत रुक जाती है। माँ ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से तुम मंदी का रोना रो रहे थे, इसीलिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। लेकिन आज जब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास कैश की कोई कमी नहीं है और तुम इतने दरिया दिल हो रहे हो, तो यकीनन तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े होंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही इसी शुभ दिन पर मेरे वो 15 लाख मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो, ताकि मैं उन पैसों को वापस बैंक में डालकर बुढ़ापे में अपनी दवाइयों के लिए कुछ ब्याज कमा सकूं। उन्होंने एक और गहरी बात कही कि विक्रम, तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तुम कभी नहीं चाहोगे कि इन सभी सम्मानित रिश्तेदारों के सामने तुम पर अपनी सास के बुढ़ापे का पैसा हड़पने का इल्जाम लगे। मेरी माँ का तर्क इतना सटीक था कि कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। उन्होंने विक्रम के उसी झूठे अमीरी वाले नाटक का इस्तेमाल करके उसे ऐसी जगह फंसा दिया था जहां से वो पीछे नहीं हट सकता था। ड्राइंग रूम का माहौल अब इतना तनावपूर्ण हो गया था कि जैसे कोई बम फटने वाला हो। विक्रम वहां बुत बनकर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी माँ के इस पलटवार ने उस घमंडी इंसान की सबसे कमजोर नस पर वार किया था और उसे एक झटके में एक रईस जादे से एक ऐसे कर्जदार में बदल दिया था जिसकी सरेआम बेइज्जती हो रही थी। मेरे ससुराल में आज से पहले कभी इतनी शांति नहीं हुई थी। अब लोगों की नजरों में विक्रम के लिए कोई इज्जत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी शक की भावना थी। जगदीश चाचा खांसते हुए इधर उधर देखने लगे ताकि वो इस अजीब सी स्थिति से बच सके। मंजू चाची ने अपनी बगल वाली रिश्तेदार को कोनी मारी और मुंह सिकोड़ लिया। एक ऐसा आदमी जो अपनी सास के पेंशन के पैसे उधार लेकर दिखावा करता है और फिर उसी पैसे को दूसरों पर लुटाकर अपनी महानता साबित करता है,
ये दुनिया की सबसे शर्मनाक बात थी। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ कहाँ छुपाए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। बांह ठंडी थी, लेकिन उसके पसीने छूट रहे थे। उसने एक बहुत ही झूठी और घबराई हुई मुस्कान के साथ मेरी माँ के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि माँ, मैं आपको अगले हफ्ते पैसे बैंक में जाकर दे दूंगा। आज छुट्टी का दिन है। इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने में सर्वर की दिक्कत आ सकती है। लेकिन मेरी माँ बिल्कुल भी पिघलने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने पर्स से अपना स्मार्टफोन निकाला और उसे मेज पर रख दिया। माँ ने बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि आजकल तो मोबाइल बैंकिंग 24 घंटे चलती है। चाहे छुट्टी हो या त्योहार, पैसे कुछ ही सेकंड में पहुंच जाते हैं। तुम अभी अपना फोन निकालो और ट्रांसफर करो। अगर तुम्हारे खाते में अभी पूरे पैसे नहीं हैं, तो तुम अपनी माँ से वो 1 लाख रुपए वापस ले सकते हो, ताकि मुझे कुछ हिस्सा तो मिल जाए। बाकी के पैसे तुम मुझे 2-4 दिन में दे देना। पैसे वापस करने की बात सुनते ही सास तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने उन 1 लाख रुपयों की गड्डी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और 2 कदम पीछे हट गईं। सास ने बहुत ही तेज आवाज में कहा कि बेटे ने जो पैसा अपनी माँ को सगुन में दिया है, वो तो भगवान का आशीर्वाद होता है। भला कोई माँ वो पैसा वापस करके अपनी समधन का कर्ज कैसे चुका सकती है। उन्होंने उस पैसे को किसी खजाने की तरह पकड़ लिया और अपने लाडले बेटे को इस मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। अपनी ही माँ की इस स्वार्थ भरी हरकत ने विक्रम को बेइज्जती के दलदल में और गहरे में धकेल दिया। मेरी माँ ने अपना चश्मा उतारा और उसे अपने रुमाल से साफ किया। अब उनकी आवाज में एक बहुत ही सख्त लहजा आ गया था। उन्होंने कहा कि पैसों का लेन देन बहुत ही साफ होना चाहिए। माँ ने सीधे शब्दों में धमकी दी कि अगर आज विक्रम अपनी हैसियत साबित नहीं कर पाया और उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, जैसा कि वो दावा कर रहा है, तो मुझे मजबूरी में पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम लेकर वापस ना करना तो धोखाधड़ी का मामला बनता है, और जब पुलिस इस गांव में पूछताछ के लिए आएगी तो मुझे मत कहना कि मैंने समधन की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। मेरी माँ की ये धमकी विक्रम के मुंह पर किसी तमाचे जैसी थी। वो सच में बुरी तरह से डर गया था। एक घमंडी आदमी की सारी इज्जत उसके रिश्तेदारों के सामने तार तार हो चुकी थी। विक्रम ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और बैंक का ऐप खोलने लगा। मैं उसके बगल में ही खड़ी थी। मैंने तिरछी नजर से देखा कि उसके एक अकाउंट में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे और दूसरा अकाउंट पूरी तरह खाली था। उसके पास कुछ था ही नहीं। पूरी तरह फंस जाने के बाद विक्रम की हालत खराब थी। उसने बहाना बनाया कि वो बाहर जाकर किसी को फोन कर रहा है। दरवाजे की झिर्री से मैंने देखा कि वो बहुत ही घबराहट में किसी को लगातार फोन मिला रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद वो अंदर आया तो उसका चेहरा सफेद कागज जैसा हो गया था। उसने अपना फोन आगे किया और बहुत ही दबी हुई आवाज में बोला कि उसने अभी के लिए 1 लाख रुपए माँ के अकाउंट में डाल दिए हैं और बाकी के पैसे वो अगले हफ्ते तक जरूर दे देगा। माँ के फोन पर पैसे आने का मैसेज बजा। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपना फोन रख लिया, जैसे उन्होंने ये बात अभी के लिए मान ली हो। इस भयानक वसूली के बाद रिश्तेदारों की वो महफिल बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। किसी का भी चाय पीने या गपशप करने का मन नहीं था। सब लोग कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक गए, ताकि उन्हें इस फर्जी अमीर आदमी की और बेइज्जती ना देखनी पड़े। विक्रम सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। उसने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। वो अपने ही घर में बुरी तरह जलील हो चुका था। उस दिन की दोपहर का खाना एक बहुत ही अजीब और दम घोटू माहौल में खाया गया। सास ने सिरदर्द का बहाना बनाया और अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली और वो 1 लाख रुपए भी अपने साथ ले गई। विक्रम के चचेरे भाई बहन भी इधर उधर हो गए। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ विक्रम अकेला बैठा था और वो पागलों की तरह शराब पी रहा था, जैसे कि पानी पी रहा हो। वो अपनी शर्मिंदगी से भागने के लिए शराब का सहारा ले रहा था और अपना गुस्सा उन बेजान गिलासों पर निकाल रहा था। कुछ ही देर में विक्रम इतना ज्यादा नशे में हो गया कि वो कुछ भी बड़बड़ाने लगा और फिर वहीं मेज पर सिर रखकर सो गया। मेरी माँ ने बहुत ही सफाई से सारे बर्तन समेटे और अपना बैग उठा लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अपना सामान पैक करो और हम अभी एक टैक्सी करके वापस जा रहे हैं। वो इस घर में एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। मैंने चुपचाप उनकी बात मानी। मैंने और टैक्सी वाले ने मिलकर उस नशे में धुत आदमी को किसी बोरी की तरह कार की पिछली सीट पर डाल दिया। हमारी गाड़ी
उस धुंध भरी रात में हाईवे पर दौड़ने लगी। पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ विक्रम के खर्राटों की बहुत ही भयानक आवाज आ रही थी। रात को जब हम अपने पॉश अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचे तो माँ ने टैक्सी वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर विक्रम को ऊपर हमारे फ्लैट तक पहुंचाने को कहा। पर विक्रम के पास से शराब की इतनी ज्यादा महक थी और उस वक्त उसका वजन इतना ज्यादा था कि टैक्सी वाले ने भी हाथ जोड़ लिए। तो फिर हमने जैसे तैसे विक्रम को पार्किंग में खड़ी हुई हमारी गाड़ी की सीट पर बिठा दिया और शराब की बदबू के साथ वैसे ही छोड़ दिया। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में आई और दरवाजा बंद किया, मेरे अंदर सुबह से दबा हुआ सारा दर्द और सारा गुस्सा आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। मैं डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर एक छोटी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। इतने सालों तक मैंने इस परिवार के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। उनके खाने पीने से लेकर उनके हर खर्चे को मैंने उठाया था, ये सोचकर कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है जो मेरा साथ देगा। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, एक बहुत ही खुला इस्तेमाल और उसके परिवार वालों से अपमान। मेरी माँ ने रसोई में जाकर अदरक की गर्म चाय बनाई और एक कप मेरी तरफ खिसका दिया। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखों में एक तरफ शक्ति थी तो दूसरी तरफ अपनी इकलौती बेटी को इस तरह रोते देख बहुत दर्द भी था। उन्होंने एक भारी आवाज में मुझे डांटना शुरू किया। माँ ने कहा कि मेरी अंधी सहनशीलता और मेरे बलिदान ने ही विक्रम की इन गंदी आदतों को बढ़ावा दिया है। मैं जितना पीछे हटी उसने मुझे उतना ही दबाया। एक पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा और अपने पैरों पर खड़ी औरत को अपनी कीमत पता होनी चाहिए। उसे किसी ऐसे नाकारा और दिखावटी इंसान की परछाई बनकर नहीं रहना चाहिए। माँ की ये बातें मेरे दिल के सबसे गहरे घाव पर नमक की तरह लग रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत लंबे समय से गलती कर रही थी। मैंने अपने आंसू पोंछे, सिर उठाया और माँ से पूछा कि बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कल ही तलाक के कागज तैयार कर लेने चाहिए ताकि मैं इस घटिया इंसान से आजाद हो सकूं? मेरी माँ ने तुरंत ना में सिर हिलाया। उन्होंने मुझे समझाया कि इस वक्त तलाक लेना एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। ये फ्लैट मैंने शादी से पहले खरीदा था, इसीलिए ये मेरी निजी संपत्ति है। लेकिन शादी के इन 5 सालों में जो भी पैसा मैंने जोड़ा है, जो गाड़ी है, जो एफडी है, अगर हम अभी कोर्ट जाते हैं तो कानूनन वो सब हमारी साझी संपत्ति मानी जाएगी और उसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। इसके अलावा उस आदमी के घमंड और दिखावे को देखते हुए माँ को शक था कि विक्रम ने मेरी पीठ पीछे ना जाने और कितने उल्टे सीधे कर्ज ले रखे होंगे। अगर मैंने जल्दबाजी की तो मुझे उसके उन कर्जों का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। माँ ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उन हाथों में दुनिया भर का तजुर्बा था। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि मुझे अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना होगा। अब रोने धोने का समय नहीं है और ना ही हमें कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे विक्रम को शक हो। मेरा सबसे पहला काम अब ये था कि मैं विक्रम की असली आर्थिक स्थिति की पूरी जांच करूं। मुझे उसके सारे उधार और पैसों की उस हेरा फेरी का सबूत ढूंढना था ताकि मैं अपनी खुद की मेहनत की कमाई को सुरक्षित कर सकूं। इससे पहले कि मैं उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ूं, माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं अभी अपना कोट पहनूं और नीचे बेसमेंट में जाऊं। जब तक विक्रम नशे में बेहोश है, मुझे उसके फोन को अनलॉक करके सब कुछ चेक करना है। अपनी जिंदगी को बचाने की मेरी ये असली लड़ाई आज इसी रात से शुरू होने वाली थी। मैंने एक हल्का सा कोट अपने कंधों पर डाला और फ्लैट से बाहर निकल गई। बाहर कॉरिडोर में बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ मेरी चप्पलों की आवाज गूंज रही थी। लिफ्ट मुझे 15वीं मंजिल से सीधा बेसमेंट में ले गई। मेरे मन में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे हैं। एक तरफ मैं सोच रही थी कि शायद विक्रम सिर्फ एक झूठा और घमंडी इंसान है, और दूसरी तरफ मुझे उस भयानक सच का भी डर था जो मुझे मिलने वाला था। माँ की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं कि मुझे एक फाइनेंस डायरेक्टर की तरह सोचना है, एक टूटी हुई पत्नी की तरह नहीं। पार्किंग में एक अजीब सी खामोशी थी और पीली सी ट्यूबलाइट की रोशनी में कई गाड़ियां खड़ी थीं। हमारी गाड़ी बिल्कुल कोने में थी। मैं आगे बढ़ी और मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला। अंदर से शराब की इतनी भयंकर बदबू आई कि मुझे उबकाई सी आ गई। विक्रम अभी भी ड्राइविंग सीट पर उसी तरह पड़ा था, मुंह खुला हुआ था और उसके खर्राटे किसी ट्रैक्टर के इंजन की तरह बज रहे थे।
वो इंसान इतनी गहरी नींद में था कि उसे अपनी जिंदगी में आने वाले इस भयंकर तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली और बहुत ही दबे पांव गाड़ी के अंदर घुसी। मैंने दरवाजा बहुत जोर से बंद किया ताकि कोई आवाज ना हो। पार्किंग की वो हल्की सी रोशनी उस धोखेबाज के पसीने से भरे चेहरे को देखने के लिए काफी थी। मैंने उसके कोट और पैंट की जेबें टटोली और उसका वो नया और सबसे महंगा स्मार्टफोन निकाला जो मैंने ही उसे पिछले जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। फोन की स्क्रीन काली थी। मैंने विक्रम के भारी भरकम हाथ को उठाया, उसकी दाईं तर्जनी उंगली को पकड़ा और बहुत ही धीरे से फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पर रख दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और फोन का लॉक खुल गया। स्क्रीन की तेज रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैंने अपनी खोज शुरू की। एक फाइनेंस डायरेक्टर होने के नाते मुझे पता था कि मुझे समय कहाँ बर्बाद नहीं करना है। मैं सीधे उसके SMS, व्हाट्सएप और बैंकिंग एप्स के फोल्डर में गई और सच में विक्रम की आलस वाली आदत ने ही उसे फंसा दिया था। उसने ना तो अपनी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री डिलीट की थी और ना ही बैंक के मैसेज। एक एक मैसेज और एक एक नंबर मेरी आंखों के सामने किसी तेज धार वाले चाकू की तरह चमक रहे थे। मैंने सबसे पहले उसका मुख्य बैंक ऐप खोला और पिछले 6 महीने की हिस्ट्री चेक की। एक बहुत ही लंबी लिस्ट मेरे सामने थी जिसमें सिर्फ पैसे बाहर जाने की एंट्री थी। उसकी कंपनी से कोई खास सैलरी नहीं आ रही थी, सिर्फ पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि हर महीने 5,000, 10,000 की रकम उर्मिला जी यानी कि मेरी सास के खाते में जा रही थी और उनके साथ मैसेज में बहुत ही संस्कारी बातें लिखी थी। कभी माँ की दवाइयों के लिए तो कभी माँ के खर्चे के लिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रजत यानी कि विक्रम के छोटे भाई के खाते में भी लगातार पैसों की बारिश हो रही थी। रजत गांव में रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था, बस आवारा गर्दी करता था। लेकिन विक्रम हर महीने उसे पैसे भेजता था, कभी रजत की दारू पार्टी के लिए, कभी नए कपड़ों के लिए, तो कभी रजत के बच्चे के डायपर के लिए। मुझे ये देखकर बहुत ही गहरी चोट लगी कि जो पैसा मैं दिन रात एक करके ऑफिस की पॉलिटिक्स और बाजार के तनाव को झेल कर कमा रही थी, वो मेरा पति अपने उस लालची परिवार पर लुटा रहा था। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक थी वो थी एक ऐसा अकाउंट जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी रकम ट्रांसफ़र हुई थी। वो अकाउंट ईशा गुप्ता के नाम से था और विक्रम के फ़ोन में वो नंबर ईशा बॉस के नाम से सेव था। हर ट्रांसफ़र के साथ जो मैसेज लिखा था वो बहुत ही अजीब था, जैसे बॉस के लिए गिफ्ट, बॉस की शॉपिंग का बिल। रकम कई बार 20,000 से भी ऊपर की थी। मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक घंटी बजी। कोई भी बॉस अपने कर्मचारी से इस तरह के मैसेज के साथ पैसे नहीं लेता। मेरे हाथ पूरी तरह से कांपने लगे। मैंने जल्दी जल्दी उन सभी ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट लिए और उन्हें अपने व्हाट्सएप पर भेज दिया। फिर मैंने विक्रम के फ़ोन से वो सारे सेंड मैसेज डिलीट कर दिए। उस महंगी गाड़ी में, उस सुनसान बेसमेंट में बैठे हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत ही गहरी खाई में गिरती जा रही हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने एक और बैंकिंग ऐप खोला जो उस क्रेडिट कार्ड का था जो मैंने विक्रम को 2 साल पहले दिया था। मैंने उसे ये कार्ड इसलिए दिया था ताकि वो घर का जरूरी सामान ला सके या अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा सके। इस कार्ड की प्राइमरी होल्डर मैं थी और इसका सारा बिल मैं भरती थी। जब मैंने पिछले महीने का स्टेटमेंट खोला तो मेरी तो सांसें ही रुक गईं। सबसे ऊपर एक एंट्री थी जिसमें ATM से पूरे 2 लाख रुपए कैश निकाले गए थे और वो भी दिवाली से ठीक एक दिन पहले। इसके साथ ही कैश निकालने की एक बहुत ही भारी पेनल्टी और भयंकर ब्याज भी उस कार्ड पर लग चुका था। मेरा गला सूख गया और मुझे अपने ही हालात पर हंसी आने लगी। तो और 2 लाख रुपए विक्रम ने पूरे गांव और रिश्तेदारों के सामने अपनी शान झाड़ने के लिए इस्तेमाल किए, वो भी मेरे ही क्रेडिट कार्ड से चोरी किए गए थे। उसने झूठी शान दिखाने के लिए और अपनी माँ को खुश करने के लिए मेरी मेहनत की कमाई चुराई और वो सारा ब्याज और कर्ज मेरे सिर पर डाल दिया। उस इंसान की नीचता की कोई हद नहीं थी। एक आम इंसान ऐसी सोच भी नहीं रख सकता। लेकिन ये बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने बैंकिंग ऐप बंद किया और फोन की होम स्क्रीन पर आई। सबसे आखिरी पेज पर एक हिडन फोल्डर था
जहां मुझे बहुत सारे इंस्टेंट लोन और सट्टेबाजी वाले ऐप्स के आइकॉन दिखे। ये वो ऐप्स होते हैं जो बिना किसी कागज के तुरंत लोन दे देते हैं, लेकिन उनका ब्याज इतना ज़्यादा होता है कि इंसान बर्बाद हो जाता है। मैंने विक्रम के अंगूठे का इस्तेमाल करके एक ऐप खोला। स्क्रीन पर लाल रंग का एक बहुत बड़ा अलर्ट आ रहा था कि 5 लाख रुपए का लोन ओवरड्यू है और उस पर पेनाल्टी लगकर वो 3 लाख हो चुका है। मैं तो पागलों की तरह बाकी ऐप्स खोलने लगी। दूसरे ऐप में 5 लाख का कर्ज था, तीसरे में 8 लाख का। कुल मिलाकर विक्रम के सिर पर 25 लाख से भी ज्यादा का ऐसा काला कर्ज था जिसका ब्याज हर घंटे बढ़ रहा था। वो एक ऐप से पैसे निकालकर दूसरे का कर्ज चुका रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो शहर में एक अमीर आदमी का नाटक कर सके, अपने नल्ले भाई को पाल सके और उस ईशा नाम की औरत पर पैसे लुटा सके। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मेरा पति सिर्फ एक धोखेबाज या लालची इंसान नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा चलता फिरता बम था जो कभी भी फट सकता था और मुझे और मेरी बूढ़ी माँ को सड़क पर ला सकता था। अगर मैं आज ये सब नहीं देखती और उस पर भरोसा करती रहती तो बहुत जल्दी गुंडे मेरे इस फ्लैट पर कब्जा कर लेते, मेरी गाड़ी छीन लेते और मेरी सारी मेहनत खत्म हो जाती। मैंने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया ताकि मेरी चीख बाहर ना निकले। एक फाइनेंस प्रोफेशनल होने के नाते मैंने अपने दिमाग को काम पर लगाया। मैंने बहुत ही तेजी से उन सभी ऐप से अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड की और वो सारी फाइलें अपने ईमेल और व्हाट्सएप पर भेज दी। मैंने हर एक सबूत का बैकअप 2 अलग अलग जगह पर रखा ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। अपना काम खत्म करने के बाद मैंने विक्रम के फोन से हर वो निशान मिटा दिया जिससे उसे पता चले कि मैंने फोन छुआ है। मैंने स्क्रीन लॉक की और फोन वापस उसकी जेब में ठूस दिया। मैं गाड़ी से बाहर निकली और जोर से दरवाजा बंद किया। बेसमेंट के सन्नाटे में वो आवाज गूंज उठी। मैंने गाड़ी के शीशे में अपनी परछाई देखी, एक ऐसी औरत जिसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे थे, लेकिन उसके अंदर से अब आंसुओं की जगह बदले और नफरत की एक बहुत बड़ी आग भड़क उठी थी। अब मैं कल वाली वो बेचारी और सहमी हुई पत्नी नहीं थी। मुझे ये जंग हर हाल में जीतनी थी, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने पैसों के लिए और अपनी माँ की शांति के लिए। अगली सुबह जब आसमान में सूरज की हल्की किरणें निकली तो कोहरा कुछ छटा हुआ था। मैं रात भर सो नहीं पाई थी। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठे उन सभी सबूतों को दिमाग में जोड़ रही थी। मेरी माँ सुबह जल्दी उठ गई और उन्होंने मेरे लिए बादाम और केसर वाला गर्म दूध बनाया। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या मिला। बस वो दूध का गिलास मेरे हाथ में दिया और कहा कि इसे पी लो ताकि लड़ाई के लिए ताकत आ सके। सुबह के करीब 8 बजे थे। विक्रम अभी तक पार्किंग से ऊपर नहीं आया था। तभी अचानक हमारे फ्लैट की डोर बेल बहुत जोर जोर से बजने लगी। कोई लगातार बिना रुके बेल बजा रहा था, जैसे कि दरवाजा तोड़ना चाहता हो। मैंने गुस्से से भौएं सिकोड़ी और दरवाजे के आई होल से बाहर देखा। बाहर कॉरिडोर में 3 ऐसे चेहरे खड़े थे जिन्हें देखकर मेरा खून खौल गया। मेरी सास उर्मिला जी, जिनके हाथ में एक बहुत बड़ा सूटकेस था। उनके बगल में रजत खड़ा था, जिसने एक बहुत ही ढीला ढाला सा सूट पहना हुआ था जो बहुत अजीब सा लग रहा था। और रजत की पत्नी पूनम, जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। पूरा ससुराल उठकर इतनी सुबह सुबह हमारे फ्लैट पर आ धमका था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी सी मुस्कान सजाई और दरवाजा खोल दिया। मुझे देखते ही उर्मिला जी ने मुझे धक्का दिया और सीधे घर के अंदर घुस आईं। उन्होंने अपने गंदे जूतों के निशान मेरे साफ और महंगे वुडन फ्लोर पर छोड़ दिए। उन्होंने अपना भारी सूटकेस फर्श पर पटका, मेरी बड़ी सी बालकनी और महंगे इंटीरियर को घूर कर देखा और बहुत ही तेज आवाज में बोली कि विक्रम कहाँ है? इतनी धूप निकल आई है और तुम्हारा नवाब पति अभी तक सोया हुआ है क्या? उसे पता नहीं कि मेहमान आए हैं? रजत और पूनम भी बिना कुछ पूछे सीधे अंदर आ गए और ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे वो उनका ही घर हो। रजत तो सीधे मेरे महंगे इटालियन सोफे पर धड़ाम से बैठ गया और अपने जूते टेबल पर रख दिए। मैंने अपने गुस्से को काबू में किया और उन्हें पानी देते हुए बहुत ही शांति से कहा कि विक्रम कल रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे। उन्हें आने में बहुत देर हो गई है और वो काफी नशे में थे, इसीलिए वो नीचे गाड़ी में ही सो रहे हैं। ये सुनकर रजत ने अपना सिर हिलाया
और बहुत ही बदतमीजी से मुझे हुक्म दिया कि भाभी जाओ और भैया को जगा कर लाओ, हमें उनसे बहुत ही जरूरी काम की बात करनी है। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही फ्लैट का मुख्य दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके कपड़ों से अभी भी कल रात की शराब की सड़ांध आ रही थी। अपने सामने अपनी माँ और भाई को इस तरह बैठे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोला कि माँ, आप लोग इतनी सुबह कैसे आ गए? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं स्टेशन आ जाता आप लोगों को लेने के लिए। सास ने बहुत ही खुशी से विक्रम को अपने पास बुलाया। उन्होंने बहुत ही गर्व से घोषणा की कि कल जब उन्होंने देखा कि विक्रम कितना बड़ा आदमी बन गया है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि रजत को गांव में खेती करने की क्या ही जरूरत है। इसीलिए वो रजत और उसके परिवार को लेकर हमेशा के लिए शहर आ गई हैं। उन्होंने विक्रम से कहा कि तुम तो इतने बड़े डायरेक्टर हो, तुम्हारी तो सब जगह जान पहचान होगी। तुम कल के कल ही रजत को किसी अच्छे ऑफिस में काम पर लगवा दो और उसकी तनख्वाह कम से कम 80,000 या 1 लाख तो होनी ही चाहिए, ताकि ये भी शहर में ऐश कर सके। अभी बात खत्म नहीं हुई थी। रजत ने भी बीच में कूदते हुए अपनी फरमाइश रख दी। उसने कहा कि हाँ भैया, आप तो इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हो, मैं अगर शहर में बस या बाइक से जाऊंगा तो आपकी इज्जत खराब होगी। इसीलिए मुझे भी एक बढ़िया सी एसयूवी गाड़ी खरीद दो, ताकि मेरा भी भौकाल टाइट रहे। गांव में मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि विक्रम भैया इतने करोड़पति हैं, तो अपने छोटे भाई को एक गाड़ी तो दे ही सकते हैं। अपनी माँ और भाई की ये नामुमकिन फरमाइशें सुनकर विक्रम के चेहरे का बचा कुचा खून भी सूख गया। उसके होंठ कांपने लगे और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जो आदमी खुद 25 लाख के कर्ज में डूबा हो और जिसके पास सुबह की चाय के लिए भी पैसा ना हो, वो अपने भाई को 1 लाख रुपए की नौकरी और 25 लाख रुपए की गाड़ी कहाँ से दिलाएगा? कल जो उसने अपनी झूठी शान की चादर ओढ़ी थी, आज वही चादर उसके गले का फंदा बन गई थी। विक्रम ने बहुत ही लाचार और भीख मांगने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी वो लाचार और डरी हुई आंखें देखकर मेरे अंदर एक बहुत ही भयानक नफरत और जीत की खुशी पैदा हुई। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। तभी रसोई से मेरी माँ बाहर आई। उनके हाथों में ताजे कटे हुए फलों की एक प्लेट थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत ही हल्का सा सिर हिलाया। कल रात ही हम माँ बेटी के बीच एक इशारा तय हुआ था। ये मेरे लिए सिग्नल था कि अब मुझे अपना पहला मानसिक वार करना है, ताकि विक्रम एक ऐसे जाल में फंस जाए जहां से वो कभी बाहर ना निकल सके। अब दुश्मनों को आसमान की इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ाना था कि जब वे वहां से गिरें तो उनकी हड्डियां भी ना मिले। मैंने अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत और मीठी मुस्कान लाई और विक्रम के बगल में जाकर बैठ गई। मैंने बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और सास की तरफ देखकर बहुत ही कोमल आवाज में कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विक्रम अब इस कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हेड हैं। यहाँ के हर बड़े नेता और अफसर के साथ तो इनकी बैठक है। रजत के लिए नौकरी ढूंढना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। बस एक फोन घुमाएंगे और काम हो जाएगा। मैं तो खुद चाहती हूँ कि रजत शहर आ जाए, ताकि दोनों भाई मिलकर इस परिवार का नाम और रोशन करें। मेरी ये बातें सुनकर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। वो अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ एक छोटा सा सुपरवाइजर है जिसकी कोई औकात नहीं है। मैंने जानबूझकर अपने नाखूनों को विक्रम के कंधे पर चुभाया। ये उसे मेरी तरफ से एक खामोश धमकी थी कि वो अपना मुंह बंद रखे और इस करोड़पति वाले नाटक को आगे बढ़ाए। मेरी बात का समर्थन पाकर रजत तो खुशी से पागल हो गया। उसने अपनी जगह पर जोर से हाथ मारा और बोला कि अरे भैया तो सच में भगवान ही हैं। और गाड़ी का क्या है भैया? मैंने तो पहले से ही एक बढ़िया सी गाड़ी पसंद कर रखी है। वो सिर्फ 25 लाख की पड़ेगी। आप जैसे रईस के लिए जो एक झटके में 3 लाख लुटा दे, उसके लिए 25 लाख तो चिल्लर के बराबर है। मैंने आग में घी डालने का काम जारी रखा। मैंने कहा कि रजत बिल्कुल सही कह रहा है। विक्रम जब बड़े क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो उनके भाई का बाइक पर घूमना हमारी इज्जत के खिलाफ है।
मैंने विक्रम के हाथ को सहलाते हुए बहुत ही लाड़ से कहा कि जान, तुम आज ही शोरूम वालों को फोन करो और रजत के लिए वो गाड़ी बुक कर दो, ताकि कल ही हम सब नई गाड़ी में घूमने जा सकें। तुम्हारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, बस अपनी एक एफडी तुड़वा लो और भाई को खुश कर दो। विक्रम के माथे से ठंडे पसीने की धार बहने लगी। उसका पूरा परिवार, मेरी सास और देवर देवरानी उसे किसी सुपर हीरो की तरह देख रहे थे। तीर कमान से निकल चुका था। अब उसने जो अमीर होने का नकाब पहना था वो उसे उतार नहीं सकता था। विक्रम ने बहुत ही मुश्किल से अपना थूक निकला। एक बहुत ही टेढ़ी और डरी हुई मुस्कान के साथ कांपती आवाज में बोला, ठीक है, मैं भी शोरूम में अपने पहचान वाले को फोन करता हूँ और गाड़ी बुक करता हूँ। इतना कहते ही वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से भाग गया। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो वॉशरूम में जाकर क्या करने वाला है। उसके पास कोई एफडी नहीं थी, कोई करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं था। अपनी इस झूठी इज्जत को बचाने के लिए वो अब अपने फोन में और भी ज्यादा खतरनाक लोन ऐप्स डाउनलोड करेगा और त्योहार के दिन भी और ज्यादा ब्याज वाले कर्ज में डूब जाएगा, ताकि वो गाड़ी की बुकिंग के लिए 50 से 60 हजार रुपए का जुगाड़ कर सके। उसकी बर्बादी की दीवार अब एक मंजिल और ऊंची हो गई थी और मैं बाहर खड़ी होकर बहुत मजे से देख रही थी कि कैसे वो अपनी ही झूठी शान की कब्र खुद खोद रहा है। उस दिन दोपहर का खाना बहुत ही खुशी के माहौल में खाया गया। पूरा ससुराल नई गाड़ी और रजत की आने वाली हाई प्रोफाइल नौकरी के सपने देख रहा था। सास ने बहुत ही प्यार से विक्रम की थाली में पनीर का टुकड़ा रखा और मुस्कुराने लगी। खाना खत्म होते ही सास उठ खड़ी हुई और अपने हाथों को पीछे बांधकर मेरे इस शानदार फ्लैट का मुआयना करने लगी। ये शहर के एक बहुत ही पॉश इलाके में 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, जिसका इंटीरियर बहुत ही सोच समझकर और महंगा करवाया गया था। ये घर मेरी अपनी खून पसीने की कमाई से विक्रम से शादी होने से पहले खरीदा गया था, लेकिन मेरी सास ने आज तक इस बात को कभी नहीं माना। उनकी नजर में अगर बहू कमाती है तो उसकी हर चीज पर ससुराल वालों का ही जन्म सिद्ध अधिकार होता है। सास लिविंग रूम की बड़ी सी कांच की खिड़की के पास जाकर रुकी, बाहर का नजारा देखा और मुंह बनाते हुए बोली, घर तो काफी बड़ा है और हवादार है। इसके आसपास कई अच्छे स्कूल भी हैं, सुरक्षा भी अच्छी है। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे आदेश देने वाले लहजे में बोली, गेस्ट रूम साफ करके रजत और पूनम को दे दो, आज से वो यहीं रहेंगे। रजत को अब शहर में नौकरी करनी है और पूनम को भी बच्चा पालने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। ये जगह बहुत सही है और बाहर किराए का घर लेने में पैसे भी बहुत खर्च होंगे। आगे चलकर मेरे पोते का दाखिला भी इसी इलाके के किसी बड़े स्कूल में आसानी से हो जाएगा। मेरी सास का ये लालच और बेशर्मी देखकर मैं दंग रह गई। इस घर की मालकिन से एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे हुक्म सुना दिया कि मेरे घर पर उनके निकम्मे बेटे का कब्जा होगा। मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने ही वाला था। मैंने अपना मुंह खोला था कि मैंने उन्हें साफ साफ बता दूं कि ये मेरा घर है और मेरी मर्जी के बिना कोई यहाँ पैर भी नहीं रख सकता। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरी माँ, जो कि शांति से सेब काट रही थी, अचानक से बोल पड़ी। उनकी आवाज इतनी ज्यादा खुश और उत्साही थी कि उसने वहां के सारे तनाव को एक झटके में ही खत्म कर दिया। माँ ने जोर से हंसते हुए सास की बात का समर्थन करते हुए कहा, समदन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आखिर घर के लोगों को ही तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि रजत और पूनम को आज ही इसी वक्त यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मैं और विक्रम दोनों हैरान होकर माँ की तरफ देखने लगे। रजत और पूनम तो खुशी से झूम उठे और मेरी माँ को हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगे। सास बड़े घमंड से मुस्कुराने लगी। उन्हें लगा कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। मैंने अपनी माँ को घूर कर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खेल खेल रही हैं। उन्होंने इन मुफ्तखोरों को घर में रहने की इजाजत क्यों दे दी? मेरी माँ अभी भी मुस्कुरा रही थी और उन्होंने मुझे एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी नजर से देखा। ये नजर किसी ऐसे शिकारी की थी जो अपने शिकार को खुद अपने ही जाल में फंसते हुए देख रहा हो। मेरी माँ की हाँ सुनने के बाद पूरे घर में कुछ देर के लिए एकदम से सन्नाटा छा गया।
मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ने इतनी बड़ी और बेतुकी मांग को कैसे मान लिया। ये फ्लैट मेरी सालों की मेहनत था, मेरी निजी जगह थी। मैं इसे अपने देवर के हवाले कैसे कर सकती थी। सास तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रजत और पूनम ने भी जल्दी जल्दी अपना सामान उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वे कमरे में जाते, मेरी माँ ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। उन्होंने बहुत ही इत्मीनान से अपनी साड़ी ठीक की, पानी पिया और फिर एक शिक्षिका वाले गंभीर लहजे में अपना अगला पासा फेंका। माँ ने सीधे विक्रम की आंखों में देखा, मुस्कुराते हुए, और फिर बहुत ही साफ शब्दों में कहा, विक्रम अब हमारा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वो अब एक वीआईपी इंसान है। उसके पास तो करोड़ों का पैसा है। मुझे इतने बड़े रुतबे वाले इंसान का इस छोटे से 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहना उसकी शान के खिलाफ लगता है। जब उसके विदेशी क्लाइंट उससे मिलने आएंगे तो भला क्या सोचेंगे। इसीलिए कुछ दिन पहले ही मेरी पंछी और विक्रम से बात हुई है और हमने तय किया है कि हम इस फ्लैट को तुरंत बेच देंगे और वो पैसा मिलाकर गुरुग्राम में एक 500 गज का बड़ा सा आलीशान बंगला खरीदेंगे। बंगला शब्द सुनते ही सास की आंखें तो किसी कार की हेडलाइट की तरह चमकने लगीं। रजत और पूनम भी अपने भाई की ये तरक्की देखकर हैरान थे और उसे किसी भगवान की तरह देख रहे थे। विक्रम अपनी जगह पर जम गया था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वो बोलना चाहता था कि ये सब झूठ है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने खुद ही तो सबको बताया था कि वो कितना बड़ा रईस है। अगर वो अब मना करता तो उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाती। माँ ने उसे सोचने का कोई मौका नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। उन्होंने रजत और पूनम की तरफ बहुत ही हमदर्दी से देखा। माँ ने कहा, हमें तुम्हारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ मुफ्त में रह सकते हो, जब तक हम बंगला नहीं खरीद लेते। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। हमने इस फ्लैट को बेचने के लिए शहर के 5 बड़े प्रॉपर्टी डीलरों को काम पर लगा दिया है। अब कभी भी, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, लोग इस फ्लैट को देखने के लिए आ सकते हैं। इसलिए अगर तुम दोनों यहाँ बिना किराया दिए मुफ्त में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने बड़े भाई के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। रजत को लगा कि बस कोई छोटा मोटा काम होगा। उसने तुरंत अपना सीना ठोक कर कहा, आप बस हुक्म कीजिए, हम दोनों कुछ भी कर लेंगे। मेरी माँ ने एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान के साथ अपनी शर्तें रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि पहली शर्त, ये घर 24 घंटे किसी 5 स्टार होटल की तरह चमकना चाहिए। फर्श पर एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए, शीशों पर कोई दाग नहीं होना चाहिए और बाथरूम से हमेशा परफ्यूम की खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इतने महंगे घर खरीदते हैं वो बहुत नखरे वाले होते हैं। अगर उन्हें जरा सी भी गंदगी दिखी तो वे घर रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी शर्त, तुम दोनों को 24 घंटे घर पर ही रहना होगा। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी डीलर ग्राहक लेकर आ सकता है। चाहे तुम खाना खा रहे हो या सो रहे हो, तुम्हें तुरंत दरवाजा खोलकर बहुत ही इज्जत से उन्हें अंदर लाना होगा। तुम्हें उन ग्राहकों को चाय कॉफी पिलानी होगी और उनके हर सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब देना होगा। तुम गलती से भी अपना मुंह नहीं बना सकते और अगर ग्राहक घर में कोई कमी निकाले तो तुम्हें तुरंत अपने भाई की तरफ से उस कमी को सही साबित करना होगा। ये सब सुनकर पूनम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली कि आंटी, मेरे पास तो छोटा बच्चा है, वो हर वक्त रोता रहता है। मैं दिन भर सफाई कैसे करूंगी? और अगर लोग बार बार आएंगे तो मेरे बच्चे की नींद खराब हो जाएगी। सास अपनी बहू के बचाव में कुछ बोलने ही वाली थी कि मेरी माँ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। माँ की आवाज अब बिल्कुल सख्त हो चुकी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम्हें ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है तो तुम शौक से बाहर जाकर किराए का मकान ले सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम करोड़ों के घर में मुफ्त में रहोगे तो तुम्हें उस करोड़ों के घर की देखभाल भी तो करनी होगी ना। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अब ये तो नहीं हो सकता कि विक्रम तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दे और फिर तुम्हारी सफाई के लिए नौकर भी रखे। जब मेरी सास ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है और उनका मुफ्त में इस घर में रहने का सपना टूट सकता है, तो उन्होंने तुरंत पूनम को घूर कर देखा और उस पर जोर से चिल्लाई। उन्होंने कहा कि सिर्फ झाड़ू पोछा करने और दरवाजा खोलने में भी तुम्हारे हाथ पैर टूट रहे हैं क्या? सास ने पूनम को हर हाल में राजी होने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वो इस शानदार फ्लैट को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी।
आखिर में रजत और पूनम को बेमन से मेरी माँ की हर एक शर्त को मानना पड़ा। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये जिद उन्हें इस घर में मेहमान नहीं बल्कि एक मुफ्त का नौकर और गार्ड बनाने वाली थी। अब उनके आराम के दिन खत्म हो चुके थे। मैं पास बैठी ये सब देख रही थी और अपनी हंसी रोकने के लिए मैंने अपने होंठ दबा रखे थे। मेरी माँ की इस चाल ने मुझे उनका फैन बना दिया था। उन्होंने ना सिर्फ मेरी सास के इस घर पर कब्जा करने के प्लान को बर्बाद किया बल्कि उन मुफ्तखोरों को इस घर को जल्दी से जल्दी बेचने की मशीन बना दिया था। और वो जो विक्रम था, मेरा वो धोखेबाज पति, वो बस सिर झुकाए फर्श को घूर रहा था। उसका पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो मेरी माँ के इस परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक के सामने पूरी तरह लाचार हो चुका था। अगले दिन शाम तक सास ने अपना सामान बांधा और वापस गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। जाते जाते वो विक्रम को हिदायत देती गईं कि वो जल्द से जल्द रजत की गाड़ी और नौकरी का इंतजाम कर दे। विक्रम ने बहुत ही झूठी सी हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने कुछ दोस्तों से मिलने का बहाना बनाकर घर से निकल गया। वो दरअसल घर की इस घुटन और मेरी चुभती हुई नजरों से भाग रहा था। रजत और पूनम की मुफ्त की नौकरों वाली जिंदगी शुरू हो चुकी थी। मेरी माँ ने डीलरों को खास तौर पर कह दिया था कि वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को फ्लैट दिखाने लाएं। अब हर आधे घंटे में कोई न कोई दरवाजा खटखटाता था। पूनम को एक हाथ में अपना रोता हुआ बच्चा और दूसरे हाथ में पोंछा लेकर लगातार घूमना पड़ रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कोई ग्राहक फर्श गंदा ना कर दे। इस बीच मैं अपने मास्टर बेडरूम में गई और मैंने विक्रम की अलमारी और उसकी दराजों की सफाई शुरू की। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जिन लोगों के मन में चोर होता है वो अक्सर अपने सबसे बड़े राज वहीं छुपाते हैं जहां किसी को शक ना हो, यानी अपने ही बेडरूम में। मैंने एक एक डिब्बा और हर एक फाइल खंगाल मारी। विक्रम की स्टडी टेबल की सबसे नीचे वाली दराज में मेरा हाथ एक बहुत ही ठंडी और सख्त चीज पर पड़ा, जिसे एक पुरानी शर्ट के अंदर बहुत ही सफाई से लपेटा गया था। मैंने उस शर्ट को हटाया तो देखा कि वो एक पुराना स्मार्टफोन था जिसकी स्क्रीन पर कई खरोंचें थी। मुझे याद आया कि विक्रम ने 1 साल पहले ये कहकर ये फोन बंद कर दिया था कि इसकी बैटरी खराब हो गई है और उसने मुझसे नया और सबसे महंगा फोन खरीदवाया था। लेकिन अगर बैटरी खराब थी तो उसने इस कबाड़ फोन को इतने छुपाकर क्यों रखा था? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा राज मेरे हाथ लगने वाला है। मैंने फोन का चार्जर ढूंढा और उसे प्लग में लगाया। मुझे बहुत हैरानी हुई जब कुछ ही मिनटों में वो फोन चालू हो गया और उसकी बैटरी बिल्कुल सही काम कर रही थी। फोन चालू होते ही उसने 6 अंकों का पासवर्ड मांगा। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। मैंने विक्रम का जन्मदिन डाला, गलत। हमारी शादी की सालगिरह डाली, गलत। मेरा जन्मदिन डाला, फिर से गलत। फोन ने चेतावनी दी कि मैं सिर्फ कुछ और बार ही कोशिश कर सकती हूँ। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और विक्रम की अपनी माँ के प्रति उस अंधी भक्ति को याद किया। मैंने बहुत ही आराम से अपनी सास उर्मिला जी की जन्मतिथि के 6 नंबर टाइप किए। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और फोन की होम स्क्रीन खुल गई। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन का व्हाट्सएप खोला और वहां मुझे वो मिला जिसकी मुझे तलाश थी। सबसे ऊपर एक ही नाम था, ईशा बॉस। लेकिन इस बार वहां कोई बैंक ट्रांजैक्शन की बातें नहीं थी, बल्कि बहुत लंबी लंबी चैट थी। वो चैट ऐसी थी जिन्हें पढ़कर किसी भी पत्नी का खून खौल जाए। वहां प्यार भरी बातें थीं, जानू, बाबू और एक दूसरे को पति पत्नी बुलाने का वो गंदा खेल चल रहा था जिसे पढ़कर मुझे उल्टी आने लगी। मैं एक एक लाइन पढ़ रही थी। वो आदमी जो मेरे सामने हमेशा काम के तनाव का रोना रोता था, वो उस औरत से हर पल बातें करता था। उसने खाना खाया या नहीं, वो कैसी है, उसे वो अपनी बेबी, अपनी जान कह रहा था। लेकिन मेरी बर्दाश्त की सारी हदें तब टूट गईं जब मैंने गैलरी खोलकर वो तस्वीरें देखी। दर्जनों तस्वीरें थीं जिनमें वो दोनों किसी बहुत ही महंगे रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे थे, एक दूसरे की बाहों में। एक तस्वीर में वो 1.5 लाख का डिजाइनर बैग था जो विक्रम ने उसे वैलेंटाइन डे पर दिया था, और मुझे उस दिन सड़क किनारे से खरीदा हुआ एक सस्ता सा गुलाब थमा दिया था। तभी मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिसने मेरे दिमाग की नसें फाड़ दी। वो एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी जिस पर साफ साफ लिखा था कि 15 हफ्ते का गर्भ है
और बच्चा लड़का है। उस रिपोर्ट के नीचे ईशा का एक मैसेज था जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारे बेटे ने आज बहुत जोर से लात मारी जान, तुम जल्दी से मुझे 3 लाख रुपए और भेज दो। मुझे डिलीवरी शहर के सबसे महंगे 5 स्टार अस्पताल में ही करवानी है। मैं किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाऊंगी। और उसके तुरंत बाद विक्रम का जवाब था, मेरी जान तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी पंछी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके सब कुछ मैनेज कर लूंगा, पैसों की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे आसपास की दुनिया जैसे घूमने लगी। मेरे कान सुन्न हो गए। मुझे अपने ही दिल के टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो इंसान जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा, जिसके लिए मैंने अपने करियर की सारी मुश्किलों को पार कर सबसे ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश की, जिस पर सारी कमाई दांव पर लगा दी, वो इंसान मेरे ही खून पसीने की कमाई से किसी दूसरी औरत और उसके बच्चे को पाल रहा था। वो मुझे चुड़ैल कहकर बुलाता था। उसने मेरी मेहनत के पैसों से उस औरत की अय्याशी का खर्च उठाया। ये धोखा सिर्फ बुरा नहीं था, ये बहुत भयानक और घिनौना था। किसी भी औरत के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला जो बहुत गर्म और कड़वा था। मैं टेबल पर अपना सिर रखकर बैठ गई। मैंने अपना बायां सीना जोर से पकड़ लिया क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेरे रोने की आवाज़ बहुत तेज हो गई जो बाहर लिविंग रूम तक पहुंच गई। मेरी माँ दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उन्होंने मुझे टेबल पर गिरे हुए देखा और मेरे हाथ में वो फ़ोन देखा जिस पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट खुली थी। वो एक पल में सब कुछ समझ गई, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कोई झूठी तसल्ली नहीं दी जैसा कि दूसरी माएँ करती हैं। वो मेरे पास आई। मेरे हाथ से झटके से वो फ़ोन छीना, उसमें कुछ मैसेज देखे और फिर उस फ़ोन को बहुत ज़ोर से टेबल पर पटक दिया। फ़ोन के टकराने की उस तेज आवाज़ से मैं चौंक गई और मैंने सिर उठाया। मेरी माँ की आंखों में एक ऐसी खौफनाक आग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने हवा में एक जोरदार थप्पड़ मारा और उनकी आवाज़ किसी धारदार तलवार की तरह मेरे कानों में पड़ी। उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम ये रोना धोना किस लिए कर रही हो? तुम्हारे इन आंसुओं से तुम्हारा पैसा वापस नहीं आएगा और ना ही तुम्हारी जवानी वापस आएगी। ये रोना सिर्फ तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी हार दिखा रहा है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रहा है और तुम यहाँ खुद को बर्बाद कर रही हो। ये बेवकूफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। माँ की उस डांट ने मेरे चेहरे पर पड़े ठंडे पानी के छींटे का काम किया। मैं अपने उस दुख के नशे से बाहर आ गई। बिल्कुल सही कहा माँ ने। मैं पंछी हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी की फाइनेंस डायरेक्टर जो करोड़ों के बजट को अपनी उंगलियों पर नचाती है। मैं एक ऐसे घटिया इंसान के सामने क्यों हार मान रही हूँ जो सिर्फ मेरे पैसों पर पल रहा था। मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मेरी आंखों में अब दुख की जगह एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक चमक आ गई। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और बहुत ही साफ आवाज में कहा कि माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं उस इंसान के लिए एक बूंद आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि उसे अपने किए की हर सजा मिले। वो इस घर से खाली हाथ और अपने सिर पर करोड़ों का कर्ज लेकर ही बाहर निकलेगा। मेरी माँ ने बहुत ही संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने मेरे पास एक कुर्सी खींची और हमारा असली खेल शुरू हुआ। माँ ने कहा कि आज दोपहर को ही वो आरव कपूर को फोन करेंगी, जो शहर के बहुत ही जाने माने और खतरनाक तलाक और प्रॉपर्टी के वकील हैं, और इत्तेफाक से वो माँ के पुराने और बहुत चहेते छात्र भी रह चुके हैं। माँ ने कपूर जी को तुरंत एक बहुत ही मजबूत और चालाकी से भरा कानूनी दस्तावेज तैयार करने को कहा, जिसका नाम था विवाह के दौरान संपत्ति का बंटवारा और कर्ज की जिम्मेदारी का समझौता। इस दस्तावेज में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा जाना था कि ये शानदार फ्लैट, ये गाड़ी, सारे बैंक अकाउंट्स और सारी एफडी सिर्फ और सिर्फ पंछी की मेहनत की कमाई है और इन पर सिर्फ उसी का अधिकार है। और दूसरी तरफ जितने भी लोन, एप्स, क्रेडिट कार्ड के बकाया या प्राइवेट कर्ज विक्रम के नाम पर हैं, वे सब विक्रम के अपने निजी शौक के लिए गए हैं और उन्हें चुकाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विक्रम की होगी। पत्नी का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने थोड़ा घबराते हुए माँ से पूछा कि माँ, ऐसा कोई भी कागज जो विक्रम के लिए इतना नुकसानदायक हो, उस पर वो चालाक लोमड़ी कभी साइन नहीं करेगा। वो भले ही दिखावा करता हो,
लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दे और कर्ज ले ले। माँ ने एक बहुत ही शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि एक घमंडी इंसान जब कर्ज और अपने परिवार की दबाव में पूरी तरह से फंस जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम उसकी उसी गाड़ी खरीदने की जिद का इस्तेमाल करेंगे जो उसने अपने भाई से वादा किया है। मेरी माँ ने इंटरनेट से किसी बैंक के कार लोन गारंटी एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट डाउनलोड किया। उन्होंने कंप्यूटर पर एडिट करके उसके पहले पन्ने को बहुत ही सुंदर और बिल्कुल असली बैंक के कागज जैसा बना दिया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कार लोन गारंटी एग्रीमेंट। और उसके बाद उन्होंने कपूर जी के बनाए गए उस खतरनाक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को बहुत ही सफाई से उन कागजों के बीच में लगा दिया। सबसे आखिरी पन्ना जहां साइन करने थे उसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि विक्रम को सिर्फ गारंटर और लोन लेने वाले का नाम दिखे और वो बिना कुछ पढ़े चुपचाप वहां साइन कर दे। ये एक बहुत ही परफेक्ट कानूनी जाल था। वो फाइल मेरी टेबल पर बहुत ही करीने से सजी हुई थी। अब मुझे बस एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह अपनी एक्टिंग करनी थी और उस शिकार का इंतजार करना था जो अपनी ही लालच में अंधा होकर इस जाल में फंसने वाला था। एक धोखा खाई हुई औरत का सारा गुस्सा अब एक बहुत ही तेज हथियार बन चुका था जो अपने दुश्मन का सिर कलम करने के लिए तैयार था। शाम काफी ढल चुकी थी। जब विक्रम घर वापस आया उसने घर का दरवाजा बहुत ही चौड़े होकर खोला। उसके कपड़ों से महंगी शराब और किसी बहुत ही सस्ती सी लेडीज परफ्यूम की बदबू आ रही थी। शायद वो अपनी उस ईशा नाम की प्रेमिका के पास से आ रहा था या अपने किसी झूठे दोस्त के साथ पीकर आ रहा था। रजत और पूनम रसोई में थे और दिन भर ग्राहकों को घर दिखाने के बाद बुरी तरह थक चुके थे। अपने बड़े भाई को आता देख रजत तुरंत दौड़कर बाहर आया और उसने गाड़ी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। रजत ने पूछा कि भैया, क्या आपने कोई गाड़ी देखी? कब करनी है बुकिंग, ताकि मैं जाकर नंबर प्लेट वगैरह का काम देख लूं। विक्रम ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराया, एक जोरदार डकार ली और फिर नशे में लड़खड़ाती आवाज में बोला कि हाँ, मैंने आज एक बहुत ही शानदार एसयूवी देखी, फुल टॉप मॉडल, लाल रंग की, एकदम महाराजाओं वाली गाड़ी। वो लोग कल ही डिलीवरी दे देंगे। बस मुझे उन्हें 60,000 का टोकन अमाउंट देना है। मैंने सोच लिया है तू वही गाड़ी चलाएगा, उससे कम में तो बात ही नहीं बनेगी। रजत ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अंदर ही अंदर विक्रम की हालत खराब थी, क्योंकि उसे अब किसी भी लोन ऐप से पैसा नहीं मिल रहा था। उसकी सारी लिमिट्स खत्म हो चुकी थी। मैं बेडरूम से बाहर आई। मेरे चेहरे पर दुनिया की सबसे भोली और संस्कारी पत्नी वाली मुस्कान थी। मैंने आगे बढ़कर विक्रम का कोट लिया और उसे बहुत ही प्यार से सोफे पर बिठाया। मैंने बहुत ही मीठी आवाज में कहा कि जान, तुम काम में बहुत मेहनत कर रहे हो। इतनी शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रजत की गाड़ी की तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी माँ ने मिलकर उसका इंतजाम कर लिया है। विक्रम ने आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखा। उसका आधा नशा तो वैसे ही उतर गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी और समझदार कैसे हो सकती हूँ। मैंने उसके कानों में और शहद घोलना शुरू किया। मैंने कहा कि आज दोपहर मेरी माँ से बात हुई थी। माँ ने कहा कि विक्रम बहुत बड़ा अफसर है, उस पर काम का और परिवार का बहुत दबाव है। माँ को तुम पर बहुत दया आई, इसीलिए माँ ने फैसला किया है कि वो अपनी उस 14 लाख वाली एफडी के कागज बैंक में देकर तुम्हारे लिए गाड़ी के लोन की गारंटी देंगी, ताकि तुम रजत की गाड़ी का टोकन अमाउंट दे सको। ये सुनते ही कि सास अपनी एफडी दांव पर लगा रही है, विक्रम की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खुशी से कांपते हुए बोला, क्या क्या सच में? क्या सच में माँ मेरी मदद करेगी? तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। मुझे पता था कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उसकी नीचता और उसका लालच उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो इंसान भूल गया कि अभी 2 दिन पहले ही माँ ने उससे अपने पैसे वापस मांगे थे और अब अचानक वो लोन गारंटी दे रही हैं। ये बात बिल्कुल बेतुकी थी, लेकिन जब इंसान डूब रहा होता है तो उसे तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा लगता है और वो अपनी सोचने समझने की ताकत खो देता है। मैंने बहुत ही प्यार से सिर हिलाकर हामी भरी। मैं अपनी टेबल के पास गई और वो तैयार की हुई फाइल उठा लाई।
मैंने उसे बहुत ही करीने से विक्रम के सामने मेज पर रखा। मैंने उसके हाथ में एक पेन दिया और उस आखिरी पन्ने पर उंगली रखी जहां सिर्फ साइन करने की जगह थी। मैंने जानबूझकर उसे थोड़ी जल्दी में दिखाया। मैंने कहा कि बैंक वाले कह रहे थे कि जो गाड़ी खरीद रहा है उसके साइन बहुत जरूरी हैं, तभी कल सुबह तक लोन पास होगा। माँ ने गारंटर वाली जगह पर साइन कर दिए हैं। तुम जल्दी से यहाँ साइन कर दो ताकि मैं इसकी फोटो खींचकर एजेंट को भेज दूं। उसे सिस्टम में फाइल चढ़ानी है। विक्रम ने वो फाइल अपने हाथ में ली। उसकी आंखें शराब की वजह से लाल और भारी हो रही थीं। उसने बस सबसे ऊपर वाले पन्ने पर लिखा कार लोन गारंटी एग्रीमेंट पढ़ा और सीधा आखिरी पन्ने पर चला गया। उसने बीच के उन पन्नों को खोलकर देखा तक नहीं जिनमें उसकी बर्बादी का पूरा एग्रीमेंट लिखा था। उस घमंडी इंसान के दिमाग में उस वक्त सिर्फ वो आलीशान एसयूवी घूम रही थी जिससे वो अपने गांव वालों को जला सके, और साथ ही उसे इस बात की शांति थी कि उसे अब कहीं से पैसे उधार नहीं मांगने पड़ेंगे। शराब के नशे में और उस बैंक वाली फाइल के धोखे में आकर विक्रम ने बिना एक पल भी सोचे उस खाली जगह पर अपने बड़े बड़े साइन कर दिए और अपना पूरा नाम लिख दिया। उसने टेबल पर रखे नीली स्याही वाले पैड पर अपना अंगूठा लगाया और अपने साइन के ऊपर एक बहुत ही पक्का निशान बना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसे करने को कहा था, ताकि कानूनी तौर पर यह बिल्कुल पुख्ता हो जाए। साइन करने के बाद उसने फाइल मेरी तरफ खिसका दी और एक बहुत ही गंदी सी हंसी हंसते हुए बोला कि इसे संभाल कर रख लो, कल जब पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में डिनर पर ले जाऊंगा। मैंने वो फाइल अपने हाथ में ली। मैंने उस कागज पर उसके नीले अंगूठे के निशान और साइन को देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक बहुत ही सुकून भरी सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे देखकर एक मुस्कान दी। वो मुस्कान मेरे दिल की गहराइयों से निकली एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक मुस्कान थी। उस बेवकूफ को पता भी नहीं था कि उसने अभी अभी अपनी इस शादी और अपनी जिंदगी के डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं। उसने खुशी खुशी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और सारा कर्ज अपने नाम। वो मेरे बिछाए हुए जाल में बहुत ही शानदार तरीके से फंस चुका था। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और शहर फिर से अपनी उसी तेज रफ्तार में दौड़ने लगा था। काम का पहला दिन था। विक्रम सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने ऊपर खूब सारा परफ्यूम छिड़का, एक बहुत ही अच्छी फिटिंग वाला सूट पहना और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों में जेल लगाते हुए सीटी बजाने लगा। मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी। वो मेरे पास आया और मुझे बताते हुए बोला कि आज कंपनी में नए साल के प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी मीटिंग है और उसे किसी बहुत ही बड़े क्लाइंट से मिलने शहर के बाहर जाना है। शायद रात को आते आते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं उसके खाने का इंतजार ना करूं। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और उसे शुभकामनाएं दी। जैसे ही घर का दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत अपने हाथ धोए और अपना फोन निकाला। कल रात जब वो नहा रहा था तब मैंने चुपके से उसके फोन में एक लाइव लोकेशन ट्रैकर डाल दिया था और उसे अपने फोन से जोड़ दिया था। मैंने अपना फोन खोला और स्क्रीन पर एक लाल बिंदु तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखा, और जैसा मैंने सोचा था वो लाल बिंदु शहर के बाहर किसी क्लाइंट की तरफ नहीं बल्कि सीधा गुरुग्राम के एक बहुत ही पॉश इलाके की तरफ जा रहा था। ये वही जगह थी जहां उसने अपनी उस प्रेमिका ईशा को फ्लैट दिला रखा था और जिसका किराया वो मेरी कमाई से भर रहा था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। माँ बिल्कुल तैयार बैठी थी। हम दोनों ने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने और एक कैब लेकर सीधा उस लोकेशन की तरफ निकल पड़े। कैब के अंदर बैठे हुए मेरे अंदर खून खौल रहा था। मैंने अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से भींच रखी थी कि मेरी उंगलियां दर्द करने लगी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं सीधा उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ दूं और उन दोनों धोखेबाजों को जान से मार दूं, लेकिन मेरी माँ ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और मुझे शांत रहने का इशारा किया। उनकी आवाज़ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। उन्होंने मुझे समझाया कि सड़क पर तमाशा करना या घर में घुसकर मारपीट करना सिर्फ अनपढ़ और जाहिल औरतों का काम है। इससे पुलिस का केस हमारे ऊपर ही बनेगा, हमारी बेइज्जती होगी और हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमें बस सरकारी अधिकारियों के सामने कागजों पर उनका सच साबित करना है ताकि कोर्ट में वो कुछ ना बोल सके। तुम बस वही करना जो मैंने कहा है। जब हम उस आलीशान सोसाइटी के गेट पर पहुंचे तो हमें पता चला कि ईशा का फ्लैट 6ठी मंजिल पर है, लेकिन हम सीधे ऊपर जाने की बजाय सोसाइटी के बाहर बने पुलिस थाने गए। मेरी माँ ने एक बहुत ही सम्मानित रिटायर्ड टीचर वाले अंदाज में ड्यूटी ऑफिसर से शिकायत की कि उन्हें शक है कि उनके किसी जानने वाले के फ्लैट में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से घुसे हुए हैं और उस फ्लैट में कुछ
अनैतिक और गलत काम जैसा काम चल रहा है, जिससे सोसाइटी का माहौल खराब हो रहा है। एक बुजुर्ग और पढ़ी लिखी महिला की इस गंभीर शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 15 मिनट के अंदर 2 हवलदार और सोसाइटी का सेक्रेटरी हमारे साथ उस फ्लैट नंबर 66 के बाहर खड़े थे। मैं और माँ दरवाजे से थोड़ा छुपकर खड़े हो गए। हवलदार ने बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटा और चिल्लाकर कहा कि पुलिस है, दरवाजा खोलो। अंदर कुछ सामान गिरने की और घबराए हुए कदमों की आवाज आई। करीब 5 मिनट बाद दरवाजा बहुत ही धीरे से थोड़ा सा खुला और विक्रम का चेहरा बाहर आया। पुलिस की वर्दी देखकर उसका हाई फाई चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। पुलिस वालों ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गए। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था और बेड पर वो ईशा नाम की औरत चादर में मुंह छुपाए बुरी तरह कांप रही थी। पुलिस ने तुरंत उनसे उनके आई कार्ड और उस फ्लैट में रहने के सबूत मांगे। विक्रम के पसीने छूट रहे थे। वो पुलिस को बता ही नहीं पाया कि वो उस औरत के साथ किस रिश्ते से रह रहा है, क्योंकि उसका उस पते पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और ईशा भी गोलमोल जवाब देने लगी। ठीक उसी वक्त मैं और मेरी माँ बहुत ही आराम से कमरे के अंदर दाखिल हुए। मुझे वहां देखकर विक्रम पर जैसे बिजली गिर गई। उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। मैं हवलदार के पास गई और मैंने अपने बैग से हमारा असली मैरिज सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड निकालकर उन्हें दे दिया। मैंने बहुत ही साफ आवाज में कहा कि यह आदमी मेरा कानूनी पति है और हम इसे यहाँ रंगे हाथों पकड़ रहे हैं। ये यहाँ एक दूसरी औरत के साथ पति की तरह रह रहा है। पुलिस वालों ने जब वे सारे पक्के सबूत देखे तो उन्होंने तुरंत मौके पर ही एक पंचनामा तैयार किया। उस सरकारी कागज पर साफ साफ तारीख, समय और जगह लिखी गई। ये भी लिखा गया कि विक्रम और ईशा एक ही बेडरूम में कैसी हालत में पाए गए हैं और विक्रम की एक फाइल तैयार कर दी गई और लिखा गया कि सभी चीजों की असली पत्नी ने पुष्टि की है। विक्रम को मजबूर किया गया कि वो उस पुलिस रिपोर्ट पर साइन करे। वो शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर देख सके। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उसने उस कागज पर साइन कर दिए। पुलिस की मोहर लगा, वो कागज सबमिट होगा। पंचनामा अब उसके खिलाफ एक ऐसा सरकारी सबूत बन चुका था जिसे कोई अदालत नहीं काट सकती थी। ये एक बहुत ही सभ्य लेकिन सबसे खतरनाक और क्रूर सर्जिकल स्ट्राइक थी जो मैंने और मेरी माँ ने उस धोखेबाज पर की थी। उसके बचने के सारे रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। पुलिस रेड के उस भयंकर झटके के बाद विक्रम किसी तरह घर पहुंचा। वो बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और वो मेरी नजरों से बचकर बस किसी साए की तरह घर में घूम रहा था। आज सुबह भी उसने अपनी वही पुरानी टाई और सूट पहना और अपना बैग लेकर ऑफिस निकल गया। उसके दिमाग में अब बस एक ही आखिरी उम्मीद बची थी और वो थी कंपनी से मिलने वाला उसका सालाना बोनस जो आज के दिन उसके खाते में आने वाला था। उसे लग रहा था कि उस भारी भरकम बोनस से वो कम से कम उन खतरनाक लोन ऐप्स का मुंह बंद कर देगा जो उसे बर्बाद करने पर तुले थे। लेकिन विक्रम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके चारों तरफ जो जाल बिछाया गया है उसकी डोर मेरी माँ के हाथों में बहुत पहले से थी। मेरी माँ सिर्फ एक साधारण टीचर नहीं थी। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने कई ऐसे होनहार बच्चों को पढ़ाया था जो आज बहुत बड़े पदों पर थे। उन्हीं में से एक था करण, जो आज उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर इंटरनल ऑडिटर के पद पर काम कर रहा था जहां विक्रम था। दिवाली से बहुत पहले ही मेरी माँ के कहने पर करण ने बहुत ही खामोशी से विक्रम के संभाले गए सारे प्रोजेक्ट्स की फाइलों, बिलों और खर्चों की बारीकी से जांच शुरू कर दी थी। मैं अपने शानदार ऑफिस में बैठी बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी पी रही थी। उसका वो कड़वा स्वाद मेरे गले से नीचे उतर रहा था और मुझे एक अजीब सी शांति दे रहा था। तभी मेरी टेबल पर रखा मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये करण का मैसेज था। करण ने मुझे पूरी डिटेल भेजी कि उसका मिशन कामयाब हो गया है। विक्रम खुद को बहुत चालाक समझता था, लेकिन उसने कंपनी का सामान चुराने और नकली बिल बनाकर पैसे खाने के जो घटिया तरीके अपनाए थे वे एक अनुभवी ऑडिटर की नज़रों से बच नहीं सके। उसने कुछ छोटे ठेकेदारों के साथ मिलकर कंपनी में खराब क्वालिटी का सामान लगवाया था और जो पैसे बचे थे वो सबने आपस में बांट लिए थे। करण ने बैंक के मैसेज, नकली बिल और वेंडर्स के बयान सब कुछ मिलाकर एक बहुत ही भारी भरकम फाइल तैयार कर ली थी और आज सुबह होते ही वो फाइल सीधा कंपनी के एमडी की टेबल पर रख दी गई थी। ठीक 12 बजे विक्रम को एमडी के बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। विक्रम बहुत खुश था। उसे लगा कि उसे उसकी मेहनत के लिए बोनस का चेक मिलने वाला है।
लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई जश्न नहीं था। एमडी, एचआर हेड और करण बहुत ही गुस्से में बैठे थे। विक्रम के चेहरे पर वो सबूतों वाली फाइल फेंक कर मारी गई। करण ने बहुत ही ऊंची आवाज में विक्रम का हर एक घोटाला पढ़कर सुनाया कि उसने कितने लाख का गबन किया है। विक्रम वहीं पत्थर बन गया। उसका मुंह पीला पड़ गया और उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने बहुत कोशिश की कि वो सारा इल्जाम नीचे वालों पर डाल दे, लेकिन उन पक्के सबूतों के आगे उसकी हर चालाकी बेकार हो गई। कंपनी के एमडी इस चोरी से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत एचआर को आदेश दिया कि विक्रम को इसी वक्त सस्पेंड किया जाए। उसे मिलने वाला सारा बोनस और सारे इंसेंटिव तुरंत रोक दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे सीनियर पद से हटाकर एक मामूली क्लर्क बना दिया गया और 1 महीने के लिए बिना सैलरी के काम करने को बाधित कर दिया गया। ये भी अल्टीमेटम दिया गया कि अगर उसने अगले 30 दिन के अंदर कंपनी के चोरी किए गए सारे पैसे वापस नहीं किए तो कंपनी उसके खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवा देगी। उस दिन दोपहर को जब विक्रम घर पहुंचा तो उसकी हालत किसी भिखारी से भी बदतर थी। उसकी आंखें सूनी थीं, कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने सालों से जो अपनी एक बहुत ही अमीर और सफल इंसान की झूठी इमेज बनाई थी, वो आज कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल चुकी थी। रजत और पूनम लिविंग रूम में फर्श चमका रहे थे। उन्होंने जब विक्रम को इस हालत में देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। रजत ने अपनी बेवकूफ़ी में विक्रम से पूछ लिया कि भैया, क्या बोनस आ गया? शाम को गाड़ी बुक करने चलें? भाई का ये बेतुका सवाल विक्रम के सीने में किसी खंजर की तरह लगा। उसने गुस्से में रजत को धक्का दिया और एक घायल जानवर की तरह जोर से चिल्लाता हुआ अपने बेडरूम में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो बाहर वालों के सवालों और मेरी चुभती हुई नजरों का सामना नहीं कर सकता था। ये तो सिर्फ पहली सजा थी जिसने उसकी नौकरी और उसका घमंड तोड़ा था, लेकिन असली नरक तो अब शुरू होने वाला था। बोनस रुकने का मतलब था कि विक्रम के पास अब 1 रुपया भी नहीं था और जब लोन ऐप्स की ईएमआई बाउंस हुई तो उनके ऑटोमेटिक रिकवरी सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया और मेरे पूरे ससुराल वालों की जिंदगी हराम कर दी। ये ऐप वाले कोई कानूनी तरीके से काम नहीं करते। जब विक्रम का फोन बंद मिला तो उन्होंने उसके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली और उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन कर करके गालियां देना शुरू कर दिया। विक्रम का फोन लगातार बज रहा था। उसने डर के मारे फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गुंडों ने मुझे भी फोन किया। अजीब अजीब नंबरों से फोन आने लगे। जैसे ही मैंने उठाया फोन तो सामने से गंदी गंदी गालियां और धमकियां मिलने लगी। उन्होंने कहा कि मैं विक्रम की पत्नी हूं तो मुझे उसके 25 लाख रुपए चुकाने होंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वे मेरे ऑफिस के बाहर मेरा तमाशा बनाएंगे और मेरी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देंगे। लेकिन मैं कोई आम घरेलू औरत तो नहीं थी, मैं फाइनेंस की दुनिया की खिलाड़ी थी। मैंने बहुत ही शांति से अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन किया और उन्हें साफ साफ बताया कि मेरा और विक्रम का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है और हमारे पास कानूनी कागज हैं जिसमें लिखा है कि विक्रम का कर्ज सिर्फ उसका है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो मैं ये रिकॉर्डिंग साइबर क्राइम और पुलिस कमिश्नर को दे दूंगी। मेरी इस कड़क आवाज़ और कानूनी धमकी से वे गुंडे डर गए। उन्होंने मुझे गाली दी और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन मेरे ससुराल वालों के पास मेरे जैसा दिमाग नहीं था। उस गांव में मेरे चाचा ससुर के घर पर कयामत आ गई थी। सास आंगन में बैठी थी जब उनके पुराने फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया, सामने से किसी गुंडे ने उन्हें भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और उनके उस महान बेटे विक्रम की सारी पोल खोल कर रख दी। गुंडों ने बताया कि उनका बेटा 1 नंबर का धोखेबाज है जिसने लाखों का कर्ज लिया है और दूसरी औरतों पर पैसे उड़ाए हैं। गुंडों ने सास को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी जमीन बेचकर पैसे नहीं चुकाए तो वे पूरे दल बल के साथ गांव आएंगे, उनके पुश्तैनी घर पर लाल रंग पोतेंगे और घर को आग लगा देंगे। ये सब सुनकर सास का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि वे वहीं आंगन में बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया और उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। जगदीश चाचा, मंजू चाची और वे सारे रिश्तेदार जो कल तक विक्रम की पूजा करते थे, आज उन्हें भी गालियों वाले फोन आ रहे थे। पूरे खानदान की इज्जत गांव में मिट्टी में मिल गई थी। कोई शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। विक्रम ने जो अपनी एक बहुत ही शानदार छवि बनाई थी, वो कांच की तरह टूटकर उन सभी लोगों को घायल कर रही थी जो उस पर सबसे ज्यादा गर्व करते थे। इधर रजत और पूनम की हालत भी खराब थी।
रजत को भी लगातार धमकियां मिल रही थीं, क्योंकि गुंडों को पता था कि वो विक्रम का सगा भाई है और उसी के पैसों पर ऐश कर रहा है। पूनम डर के मारे अपने बच्चे को सीने से लगाए रोती रहती थी कि कहीं कोई गुंडा आकर उनके बच्चे को ना उठा ले। रजत पागलों की तरह विक्रम के कमरे का दरवाजा पीटता था और रो रो कर उससे मदद मांगता था। जब विक्रम पर हर तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो वो टूट गया। उस रात जब सब सो गए तो उसने बहुत ही डरते डरते अपना एक बैग लिया, उसमें कुछ कपड़े ठूंसे और चुपचाप घर का दरवाजा खोला। वो ना गांव जा सकता था, ना ऑफिस, और गुंडे उसे ढूंढ रहे थे। एक दिखावटी डायरेक्टर की जिंदगी अब डर डर कर भागने में बदल गई थी। विक्रम के भागने के बाद मेरे घर में एक बहुत ही अजीब सी शांति छा गई थी। रजत और पूनम डर के साए में जी रहे थे। एक तरफ गुंडों का डर और दूसरी तरफ रोज दर्जनों ग्राहकों को घर दिखाना और सफाई करना। सास अस्पताल से मुझे रो रो कर फोन करती थी और वास्ता देती थी कि मैं पत्नी होने का फर्ज निभाऊं और विक्रम का कर्ज चुका दूं। लेकिन मैंने बहुत ही बेरुखी से कह दिया कि मेरी मेहनत की कमाई सड़क पर नहीं पड़ी है कि मैं उसे किसी धोखेबाज और अय्यास इंसान के कर्ज चुकाने में बर्बाद कर दूं। इसके बाद ससुराल वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। विक्रम के गायब होने के करीब 4 दिन बाद एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने बेडरूम में आराम से बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तभी मुझे घर के मुख्य दरवाजे से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। रजत और पूनम बहुत पहले ही लिविंग रूम में सो चुके थे। मैंने अपनी किताब नीचे रखी, अपने कमरे की लाइट बंद की और बहुत ही दबे कदमों से बाहर कॉरिडोर में आई। बाहर की पीली रोशनी में मैंने देखा कि एक आदमी बहुत ही दबे पांव घर के अंदर घुस रहा था। उसने रेनकोट पहना हुआ था और हेलमेट से अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन उसके चलने के उस कायरों वाले अंदाज से मैं उसे तुरंत पहचान गई। वो विक्रम था, मेरा वो नामर्द पति जो एक चोर की तरह अपने ही घर में घुस रहा था। विक्रम ने घर की कोई लाइट नहीं जलाई। वो अंधेरे में ही सीधा मेरे ड्रेसिंग रूम की तरफ गया। मैं भी चुपचाप पर्दे के पीछे छुप गई और उसकी हर हरकत देखने लगी। उसने बहुत ही जल्दबाजी में मेरे ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोलनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने गहरे लाल रंग का मखमल का डिब्बा निकाला। ये वो डिब्बा था जिसमें मैं अपनी शादी के असली हीरे के गहने रखती थी, जिसमें एक बहुत ही महंगा डायमंड का हार, 2 सोने के कंगन और हीरे की बालियां थीं, जिनकी कीमत लाखों में थी। विक्रम ने उस डिब्बे को अपने हाथ में लिया और अंधेरे में भी उसकी आंखों में एक बहुत ही घटिया सी चमक आ गई। उसने तुरंत उस डिब्बे को अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब में छुपाया और वहां से भागने के लिए मुड़ा, ताकि वो इन गहनों को किसी सुनार के पास बेचकर कुछ पैसे कमा सके। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, मैंने एक झटके से ड्रेसिंग रूम का बड़ा सा झूमर चालू कर दिया। कमरे में तेज रोशनी फैल गई और वो रोशनी सीधे विक्रम के उस गंदे, थके हुए और डरे हुए चेहरे पर पड़ी। मैं अपने दोनों हाथ बांधकर दरवाजे के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। मेरी आंखें किसी शेरनी की तरह उसे घूर रही थी। विक्रम इतना डर गया कि उसके हाथ से वो मखमल का डिब्बा फर्श पर गिर गया। वो हकलाने लगा और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ कहने लगा कि वो तो बस अपने कुछ कपड़े लेने आया था, क्योंकि उसे काम से बाहर जाना है। मैंने उसकी जैकेट की उस उभरी हुई जेब को घूर कर देखा और बहुत ही नफरत भरी हंसी हंसी। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो जो चोरी का सामान उसने छुपाया है उसे बाहर निकाले, वरना मैं अभी पुलिस और सोसाइटी के गार्ड को बुला लूंगी। जब विक्रम को लगा कि वो फंस गया है तो उसने वो डिब्बा बाहर निकाला और मुझ पर ही चिल्लाने लगा। उसने कहा कि हम अभी भी पति पत्नी हैं। जब मैं मुसीबत में हूं तो तुम मदद नहीं कर रही, इसीलिए मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए गहने गिरवी रखने जा रहा था। जब पैसे आएंगे तो वापस लाकर दे दूंगा। तुम तो ऐसे हल्ला मचा रही हो जैसे मैं कोई सड़क का चोर हूं। उसकी इस बेशर्मी पर मुझे सच में उल्टी आ रही थी। मैं आगे बढ़ी और मैंने फर्श से वो डिब्बा उठा लिया। मैंने बहुत ही आराम से उसे खोला। अंदर वो हार और कंगन वैसे ही चमक रहे थे। मैंने वो डायमंड का हार निकाला और सीधे विक्रम के मुंह पर फेंक कर मारा। मैंने बहुत ही कड़वी हंसी के साथ उसे एक ऐसा सच बताया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मैंने कहा कि तुम जैसे पीठ में छुरा घोंपने वाले इंसान पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती। असली गहने तो मैंने दिवाली से पहले ही बैंक के लॉकर में रखवा दिए थे। जो तुम अभी अपने हाथ में पकड़े हो ना वो तो सिर्फ कांच के टुकड़े और नकली पॉलिश है। मैंने ये नकली गहने ऑनलाइन सिर्फ कुछ 100 रुपए में ही खरीदे थे, ताकि कपड़ों के साथ मैच कर सकूं। तुम शौक से इन्हें बाजार ले जाओ और फिर देखना सुनार तुम्हें कैसे जूतों से मारता है।
विक्रम ने उस हार को उठाया, उसे दांत से दबाकर देखा और बहुत ध्यान से चेक किया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सच में बहुत हल्का और नकली है। उसे एहसास हुआ कि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा और एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। वो मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि मैं उसे बचा लूं। उसने कहा कि गुंडे उसे मार डालेंगे, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसके हाथ पैर काट देंगे। उसने कस्में खाई कि वो ईशा को छोड़ देगा और जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहेगा। मैं वहीं पास पड़े एक स्टूल पर बैठ गई। उसे अपने पैरों में इस तरह रेंगते हुए देखकर मेरे अंदर दया की एक बूंद भी नहीं थी। मैंने अपनी दराज से एक कागज की कॉपी निकाली। ये उसी कार लोन एग्रीमेंट की कॉपी थी जिस पर उसने साइन किए थे। मैंने वो कागज उसके मुंह पर मारा और कहा कि जरा इसके अंदर के पन्ने पढ़ो। विक्रम ने रोते हुए वो कागज उठाया और जैसे ही उसने ऊपर लिखा हुआ देखा, संपत्ति का बंटवारा और कर्ज की जिम्मेदारी, उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। उसने वो सारी शर्तें पढ़ी कि इस घर और बैंक बैलेंस पर सिर्फ मेरा हक है और वे सारे 25 लाख के लोन सिर्फ उसके हैं, और सबसे नीचे उसके खुद के साइन और नीले रंग के अंगूठे का निशान था। विक्रम ने अपना सिर उठाया, मुझे देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सच किसी बहुत बड़े हथौड़े की तरह उसके सिर पर लगा था। उसे समझ आ गया कि वो कितनी बुरी तरह से मेरे जाल में फंसा था। उसने खुद अपने हाथों से अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी और सारे गंदे कर्ज अपने नाम कर लिए थे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। विक्रम वहीं फर्श पर पूरी तरह से पस्त होकर लेट गया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को मान लिया था। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और फिर देखते ही देखते पूर्णिमा का दिन आ गया। ये हमारे यहाँ बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। विक्रम के उस गांव का मौसम आज काफी साफ था। वहां अब कोहरा नहीं था। उस पुराने पुश्तैनी घर में आज फिर से पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था पूर्णिमा की पूजा के लिए। लेकिन इस बार वहां कोई खुशी नहीं थी। वहां का माहौल बहुत ही डरावना और तनाव से भरा था। विक्रम के उन गुंडों ने पूरे परिवार की नाक कटवा दी थी। हर कोई डरा हुआ और चिड़चिड़ा था। सास तो सूख कर कांटा हो गई थी। उनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी और वो एकदम बेचारी बन गई थी। कोने में चुपचाप बैठी थी। सुबह के ठीक 10 बजे एक बहुत ही शानदार काले रंग की इनोवा कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। मैं, मेरी माँ और कपूर जी उस कार से बाहर निकले। हमें देखकर गांव के सारे लोग और रिश्तेदार हैरान रह गए। मैंने एक बहुत ही फॉर्मल और खूबसूरत काले रंग का सूट पहना हुआ था। मेरी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था। मेरी माँ ने बहुत ही शालीन साड़ी पहनी थी और उनके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। कपूर जी के हाथ में एक ब्रीफकेस और एक छोटा सा प्रोजेक्टर था। हमारा यहाँ आना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई जीतने वाली सेना अपनी आखिरी जीत का झंडा फहराने आई हो। हमें देखकर सास अपनी लाठी के सहारे खड़ी हुई। उन्होंने मेरी तरफ अपनी उंगली उठाई और गालियां देने ही वाली थी कि मैं कैसी डायन बहू हूं जिसने अपने पति को मुसीबत में छोड़ दिया। लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही कपूर जी आगे आ गए। उन्होंने अपना वकील का आई कार्ड दिखाया और बहुत ही सख्त और ऊंची आवाज में कहा कि सब लोग अपनी जगह पर शांत बैठें। हम यहाँ कानूनी कार्रवाई के लिए आए हैं। एक बड़े वकील का ये रूप देखकर सारे गांव वाले और रिश्तेदार डर के मारे चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। मैंने अपना प्रोजेक्टर उनके बड़े से टीवी के साथ जोड़ दिया। बस कुछ ही सेकंड में मेरी सालों की मेहनत और विक्रम के काले चिट्ठे उस टीवी की बड़ी स्क्रीन पर सबको दिखने लगे। सबसे पहले मैंने क्रेडिट कार्ड का वो स्टेटमेंट दिखाया जिसमें साफ साफ था कि वो जो 1 लाख रुपए शगुन के सास को दिए गए और रिश्तेदारों के सामने शान झाड़ने के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए गए, वो उसने मेरी लिमिट से चोरी किए थे। पूरे कमरे में लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सास ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। इसके बाद मैंने कंपनी का वो सस्पेंशन लेटर दिखाया जिसमें विक्रम की चोरी और उसके घोटाले की पूरी जानकारी थी। उसका वो करोड़पति होने का नाटक अब सबके सामने एक बहुत ही घटिया जोक बन चुका था। वो कोई डायरेक्टर नहीं बल्कि एक चोर था जिसे नौकरी से निकाला गया था। और सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक बार मैंने उस पुलिस रिपोर्ट को स्क्रीन पर डाला जिस पर सरकारी मोहर लगी थी और साथ में विक्रम और ईशा की वो तस्वीरें और ईशा के बच्चे के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। पूरा कमरा जैसे बम फटने से हिल गया हो। चारों तरफ से गालियों और नफरत की आवाजें आने लगीं। जगदीश चाचा ने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा और विक्रम को खानदान का सबसे बड़ा कलंक कहा। बिल्कुल उसी वक्त घर के दरवाजे से विक्रम अंदर लड़खड़ाता हुआ आया। गुंडे उसके पीछे पड़े थे, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए गांव भाग आया था। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसा और उसने टीवी स्क्रीन पर अपने उन गंदे राज को देखा तो उसके घुटने टूट गए। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा।
वो घिसटता हुआ आगे आया और उसने मेरे और मेरी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। वो रोने लगा कि ये सब हालात की वजह से हुआ है। मैंने बहुत ही ठंडी नजरों से उसे देखा, अपना फोन निकाला और ईशा बॉस वाले नंबर पर कॉल किया। मैंने स्पीकर की आवाज फुल कर दी। सामने से तुरंत फोन उठा। मैंने बताया कि मैं विक्रम की पत्नी पंछी बोल रही हूँ और मैंने पूछा कि अब जब विक्रम कंगाल हो चुका है और उसके सिर पर करोड़ों का कर्ज है तो वो उस पेट में पल रहे बच्चे का क्या करेगी। ये सुनते ही ईशा की वो तेज और चुभने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने बहुत ही भद्दी गाली दी और कहा कि वो कोई बेवकूफ नहीं है जो एक ऐसे भिखारी के बच्चे को जन्म दे जो खुद दूसरों के पैसों पर ऐश कर रहा था। उसने बताया कि उसने विक्रम के बचे कुचे सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं और वो शहर छोड़कर जा चुकी है। और रही बात बच्चे की, तो वो सब तो झूठा ड्रामा था ताकि पैसे ऐंठ सके। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन के कटने की वो टू टू की आवाज उस सन्नाटे में किसी मौत के सायरन की तरह बज रही थी। विक्रम ने जब सुना कि उसकी प्रेमिका ने उसके सारे पैसे लूट लिए और बच्चे के नाम पर साजिश की तो उसकी आंखें उल्टी हो गईं, उसकी गर्दन की नसें फूल गईं। ये सदमा उसके लिए इतना बड़ा था कि वो जोर से खांसने लगा। उसे खून की उल्टी हुई और वो वहीं उस ठंडे फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने लाडले बेटे को खून की उल्टी करते देख सास जोर से चीखी और वो भी वहीं धड़ाम से बेहोश हो गई। ये मेरा आखिरी और सबसे कड़ा प्रहार था जिसने उन लालची और धोखेबाज लोगों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी। गांव से अपना काम खत्म करके जब मैं वापस आई तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने प्लान किया था। हमारे फ्लैट पर रजत और पूनम के लिए जिंदगी नरक बन चुकी थी। ग्राहकों के आने का तांता लगा रहता था और सफाई करते करते पूनम बीमार पड़ गई थी। ऊपर से गुंडे अब सीधे रजत को धमकियां दे रहे थे। रजत समझ चुका था कि उसका भाई अब पूरी तरह से बर्बाद है और वो गाड़ी का सपना सिर्फ एक सपना है। अपनी जान बचाने के लिए रजत ने अपना सामान बांधा और अपनी पत्नी बच्चे को लेकर चुपचाप गांव भाग गया। उसने कसम खा ली कि वो दोबारा कभी शहर की तरफ नहीं देखेगा। जैसे ही उन्होंने फ्लैट खाली किया, मैंने उसे तुरंत एक बहुत ही अच्छे दाम पर बेच दिया क्योंकि घर बहुत अच्छी लोकेशन पर था। मुझे कैश में एक बहुत बड़ी रकम मिली। कपूर जी ने वो साइन किया हुआ एग्रीमेंट और पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। कानून के सामने वो केस इतना मजबूत था कि जज ने तुरंत मेरी अर्जी मंजूर कर ली और हमारा बहुत ही आसानी से तलाक हो गया। मुझे मेरी सारी प्रॉपर्टी मिल गई और विक्रम के हिस्से में आए उसके वे 25 लाख के लोन। एक ऐसे रिश्ते का हमेशा के लिए अंत हो गया जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। ससुराल की उस घुटन से बाहर आते ही मेरे करियर ने उड़ान भर ली। मेरी मेहनत और मेरे काम को देखते हुए कंपनी ने मुझे प्रमोट कर दिया और मैं नेशनल फाइनेंस हेड बन गई। मेरी सैलरी और मेरे भत्ते दोगुने हो गए। मैंने अपना वो पुराना घर बेचकर जो पैसे मिले थे और अपनी सेविंग से शहर के सबसे बीच में एक बहुत ही आलीशान पेंट हाउस खरीदा। उस घर में बहुत अच्छी धूप आती थी। मेरी बड़ी सी बालकनी में मैंने बहुत सुंदर पौधे लगाए थे। वहां बहुत शांति थी। मैंने अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया ताकि हम दोनों माँ बेटी एक सुकून भरी जिंदगी जी सकें और पुराने सारे दुखों को भूल जाएं। सर्दियों की शुरुआत की एक बहुत ही सुहावनी शाम थी। मैं और माँ अपनी बालकनी में आमने सामने बैठे थे। हम कैमोमाइल चाय पी रहे थे कि जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। माँ एक स्वेटर बुन रही थी और मेरी ऑफिस की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी मेरे पुराने कॉलेज के दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज की टोन बची। किसी ने एक वीडियो भेजा था जो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा था। मैंने ऐसे ही वो वीडियो खोल लिया। वो किसी बहुत ही पिछड़े इलाके के बाजार का वीडियो था जहां एक बहुत ही कमजोर और गंदा सा आदमी जिसने किसी डिलीवरी वाले की फटी हुई यूनिफॉर्म पहनी थी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके चारों तरफ 4-5 बहुत ही खतरनाक गुंडे खड़े थे जो उसे लात और घूसों से बुरी तरह मार रहे थे क्योंकि उसने उनका पैसा नहीं लौटाया था। हालांकि उस आदमी का चेहरा खून और चोट से सूज चुका था, लेकिन मैं उसे एक नजर में पहचान गई। वो विक्रम था। कल का वो झूठा और घमंडी डायरेक्टर आज सड़क का एक ऐसा कुत्ता बन चुका था जिसे हर रोज अपने किए की सजा मिल रही थी। उसके पास न परिवार था, न पैसा और न इज्जत। ये उसके उस भयानक लालच और धोखे की कीमत थी जो वो चुका रहा था। मैंने बहुत ही शांति से अपने फोन की स्क्रीन बंद की और उसे मेज पर रख दिया।
ठंडी हवा का एक झोंका आया। मेरे मन में उसके लिए ना कोई दया थी, ना कोई गुस्सा, बस एक बहुत ही गहरी और अजीब सी शांति थी। मैंने अपनी चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। चाय की वो मिठास मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार और गर्व था। उन्होंने बहुत ही प्यार से सिर हिलाया। उनकी वो मुस्कान मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। एक लंबी सांस ली और अपनी जिंदगी की उस पुरानी और काली किताब को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत और खुशियों से भरा भविष्य था। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी ये नहीं होती कि उसे एक ऐसा आदमी मिल जाए जिस पर वो निर्भर रह सके, बल्कि असली खुशी ये होती है कि उसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो खुद को और अपने अपनों को दुनिया के हर तूफान से बचा सके। दोस्तों, जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनमें रोने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें समझने और उनसे लड़ने की जरूरत होती है। दोस्तों, झूठी शान, अहंकार और धोखे से मिली इज्जत ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जो लोग दूसरों का अपमान करके खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं, वे एक दिन अपनी ही गलतियों के कारण सबके सामने शर्मिंदा होते हैं। वही धैर्य, बुद्धिमानी और आत्मसम्मान के साथ लिया गया सही फैसला अंत में हमेशा सच और न्याय की जीत कराता है। साथ ही औरत को कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने पैरों पर जरूर खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। इसके सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या पेशे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा वास्तविक घटना से कोई समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। धन्यवाद।